तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के नाम से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस सीरीज में कल्टीवेशन, डुअल कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट्स और रीइंकार्नेशन सब कुछ है। और अगर किसी और ने एक्सप्लेन ना की हुई तो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो इस बार मैं इस सीरीज की 15 एपिसोड्स अपलोड करूंगा और 15 एपिसोड्स के बेस के ऊपर ही डिसाइड करूंगा कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर मैं डाकी डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है, क्योंकि एक डायनेस्टी जो होती है उसके नीचे किंगडम होता है और किंगडम के नीचे वहां पर सेक्टर्स होते हैं और सेक्टर्स के नीचे लोग होते हैं जो कि सेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं और ये सभी जाल आपस में मिलकर एक पूरी की पूरी डायनेस्टी बना देते हैं। और जहां पर इसी डायनेस्टीज में से एक डाकी डायनेस्टी के बारे में दिखाया जाता है जहां पर एक लू किंगडम होता है। तो ये हमारी कहानी जो है जहां पर लू किंगडम के अराउंड जो है वो घूमने वाली है। तो जहां पर लू किंगडम का सीन दिखाते हैं जहां पर एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर हमारा यंग मास्टर जो कि हमारा हीरो है जिसका नाम लू चैन है वो बैठा चाय पी रहा होता है, जबकि सेम टाइम के ऊपर बाहर से कुछ सोल्जर्स आते हैं। तो वो सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो फैंग फैमिली से होते हैं और फैंग फैमिली के लोग वहां पर आने के बाद रेस्टोरेंट ओनर से पूछता है कि हमें यहाँ पर 7 स्टार वाइन मिल सकती है। फिर साथ ही वो लोग आकर टेबल्स को बुक कर लेते हैं और यहीं पर 2 लड़के बैठे होते हैं। उनमें से एक बात करते हुए कहता है अब जबकि यहाँ पर यंग मास्टर फैंग खुद आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि इस बार तो हम लोग यहाँ पर किंग लू को उसकी गद्दी के ऊपर से हटा देंगे और लू किंगडम के ऊपर यहाँ पर फैंग किंगडम का राज होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पर किंग लू को मार डालेंगे तो मास्टर फैंग यहाँ पर नए किंग बन जाएंगे और उसके बाद हमारा फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर जो है इसको भी यहाँ पर इसमें हिस्सा मिलने वाला है। फिर साथ ही वो अपने साथी से कहता है लेकिन मैंने यहाँ पर यह बात भी सुनी है कि किंग लू का एक बेटा भी है और मैंने सुना है कि उसका बेटा यहाँ पर कहीं पर गायब हो चुका है, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वो पिछले 5 साल से गायब और अभी तक वापस नहीं आया, उसके बारे में क्या करेंगे। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उस बच्चे के बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है। उसका बेटा जिसका नाम लू चैन है वो 5 साल पहले यहाँ पर से गायब हो गया था। अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो बिल्कुल एक बेकार लड़का था, हर वक्त नशे में धुत और यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने में लगा रहता था। इसी वजह से एम्परर जो थे यानी किंग लू जो थे वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते थे और उसके बाद वो यहाँ पर इतने गुस्सा हुआ है कि मैंने तो सुना है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, यानी उसे पैलेस से निकाल दिया गया था और उसके बाद किसी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। अगर वो वापस आ भी जाता है तभी यहाँ पर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। हमारे जनरल फैंग बड़ी आसानी से उस लड़के को भी मार डालेंगे। जबकि हमारा लू चैन जो होता है साइड के ऊपर उनकी सारी बातें सुन रहा था, वहीं पर अपना कप नीचे रखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर किंग लू को मार डालोगे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम लोग यहाँ पर लू किंगडम के ही एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर किंग लू को मारने के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं? तो इसी के साथ ही वो एल्डर आगे ससना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर एक फॉरेनर की तरह ड्रेसिंग की हुई है, लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पर बीच में बोलना भी नहीं चाहिए कि अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि दोनों ग्रुप्स की आपस में फाइट होने वाली है और बहुत ही जल्दी किंग लू के मरने के साथ ही जनरल फैंग जो है वो गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के बाद तुम खुद ही यहाँ पर देखना, 3 दिन के बाद जनरल फैंग इस गद्दी के ऊपर बैठे होंगे और यहाँ पर किंगडम को किंगडम लू की बजाय किंगडम फैंग का नाम दे दिया जाएगा। तो हमारा लू चैन उसे कहता है कि ये बात तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ये कर सकते हो? तुम लोग यहाँ पर अपने जनरल फैंग चैंगलिंग के नाम ले रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो जनरल भी इस लायक है कि वो ये कर पाए? तो ये बात सुनती सोल्जर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे जनरल का डायरेक्टली नाम लेने की, हम तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। जबकि हमारा लू चैन उन लोगों से कहता है कि देखो तो जरा, तुम लोग तो वाकई में एक पालतू कुत्ते की तरह हो जो कि अपने मालक का नाम लेते ही यहाँ पर मेरे पर भौंकना शुरू कर दिया है, लेकिन भौंकने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर लाइन क्रॉस कर दी है और उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे वो उसे मारने लगता है, इसी के साथ हमारा फैंगजीन जो होता है वहीं पर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके पंच को ब्लॉक करता है और साथ ही उसे कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हारा गुस्सा जो है वो कुछ ज्यादा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हारा बाजू काट का, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हारा बाजू काट दूंगा। और इसी के साथ हमारा फैंगजिंग जो होता है वहीं पर से एक फॉर्मेशन स्पेल बोलता है जिसके साथ उसका बाजू काट देता है। उसका बाजू काटने के बाद वो बाकी सभी की तरफ आगे बढ़ता है और वो सभी लोग गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सोल्जर, हमारे फैंग सोल्जर के ऊपर अटैक करने की, हम फैंग फैमिली के लोग यहाँ पर इसका बदला लेंगे और सभी लोग एक साथ हमारे लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा लू चैन वहीं पर से अपनी तलवार को थ्रो करता है और उसकी तलवार, जब हमारा लू चैन वहां पर बैठा होता है लेकिन उसकी तलवार जो होती है वहां पर जितने सोल्जर्स होते हैं सभी के ऊपर अटैक करती है और सभी को वहां पर मार डालती है। लू चैन उन सभी को मारने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और उसकी तलवार उड़ती हुई वापस आकर उसकी म्यान के अंदर लग जाती है। तो हमारा लू चैन कहता है तो 5 साल के बाद मैं यहाँ पर रॉयल पैलेस में वापस आया, तो चलो जाकर देखता हूँ कि मेरा बुढ़ा कुसट बाप यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर वो इन सभी लोगों को रोक क्यों नहीं रहा, ये सभी लोग तो बगावत पर उतर आए हैं। और जैसे हमारा लू चैन जो होता है दरवाजे पर पहुंचता है तो इंपीरियल सोल्जर उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, तुम कौन हो, पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो लू चैन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत है? और जैसे ही वहां पर अपनी टोपी उतार कर उनका अपना चेहरा दिखाता है वो कहता है कि अभी सिर्फ 5 साल ही तो हुए हैं लेकिन तुम सभी कमीने यहाँ पर मेरा चेहरा भी भूल गए हो और तुम्हें यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी चाहिए। तो सोल्जर उसे देखते पहचान लेते और कहता है कि मास्टर लू योर हाइनेस प्लीज हमें माफ करिएगा,
आप तो यहाँ पर हमारे प्रिंस है, 5 साल के बाद फाइनली अब यहाँ पर वापस आ ही गए हैं। तो मां लूचन कहता है कि बस बस ठीक है, मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन आप जल्दी से यहाँ पर दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। तो एक सोल्जर उसे कहता है कि योर हाइनेस, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। इस वक्त डायनेस्टी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और मुझे लगता है कभी भी हमारे पर अटैक हो सकता है और आपकी जान को भी खतरा है। तुम्हारा लूचन कहता है अगर मुझे अभी यहाँ पर नहीं आना पड़ता तो फिर मैं कब यहाँ पर आता, जब मेरा घर यहाँ पर, जब मेरा पैलेस यहाँ पर मुश्किल में है, तो मुझे अभी तो यहाँ पर वापस आना था और मैं यहाँ पर ये बातें सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। और साथ ही वो कहता है कि मेरा बाप कहाँ पर है, यानी कि एम्परर लू कहाँ पर है। तो सोल्जर उसे कहता है कि सर मेरे साथ हैं जोन हाइनेस, हम लोग आपको लेकर चलते हैं। और इसी के साथ ही एक सोल्जर जो होता है उसके साथ साथ चल रहा होता है और उसे कहता है कि जोन हाइनेस मेरे साथ आ जाएं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे बाप के बारे में बता क्यों नहीं रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मर चुका है। तो सोल्जर उसे कहता है कि सर इस तरह की बात तो ना करें, आपके फादर की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, किसी ने उनको यहाँ पर एक खास किस्म का पॉइजन दे दिया जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे। यही वजह है कि मां लू किंगडम इतना कमजोर हो चुका है कि जनरल फेंग ने यहाँ पर बगावत कर दी है। तो मां लूचर उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरा बाप अभी तक जिंदा है। तो सोल्जर उसे कहता है जी सर, हमारे एम्परर अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ ही दरवाजा खोला जाता है और वो कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है। तो वहां पर सामने एक एल्केमिस्ट खड़ा होता है जो कि मेडिसिन बनाकर हमारे एम्परर का ख्याल रख रहा था। तो वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो भी यहाँ पर हमारे लूचन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसका नाम मो जिंग कॉन्ग होता है। तो मास्टर मो से कहता है कि फाइनली हमारे यंग मास्टर वापस आ गए हैं। मां लूचन उसे कहता है कि मास्टर मो 5 साल के बाद आपको देख रहा हूं तो आप तो आज भी बिल्कुल भी नहीं बदले। तो मास्टर मो से कहता है कि हाँ मैं तो नहीं बदला। फिर साथ ही मां लूच होता है अपने फादर के पास आता है और कहता है कि मेरे फादर की क्या कंडीशन है। तो वो कहता है कि मैं जहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं अभी भी जहाँ पर एक 4th लेवल का एल्केमिस्ट हूँ, मैं इससे हायर लेवल की पिल्स नहीं बना पाता, जिसकी वजह से मैं इनके पॉइजन का तोड़ नहीं निकाल पा रहा। और इनका पॉइजन कुछ ज्यादा स्पेशल है जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक 6 ग्रेड की पिल की जरूरत है ताकि इनका इलाज किया जा सके। तो इसी के साथ ही माना लूच होता है अपने पास से एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर पिल्स होती है और वो सारी की सारी 6 ग्रेड की पिल्स होती हैं। मास्टर मो जैसे वहां पर हमारे लू के हाथ में वो पिल्स देखते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या, ये तो 6 ग्रेड की पिल है और वो भी इतनी ज्यादा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी यहाँ पर इतनी ज्यादा पिल्स एक साथ नहीं देखी। आप यहाँ पर इतनी सारी पिल्स कहाँ से लेकर आए हैं। तो हमारा लूचन उसे कहता है कि बस करो, बातें करना बंद करो, जल्दी से मेरे फादर को ये पिल्स दो ताकि इनका इलाज किया जा सके और तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। फिर साथ ही साइड के ऊपर से एक और मास्टर निकल कर आ जाता है। तो उस मास्टर का नाम लाओ जू होता है। तो मास्टर लाओ वहां पर हंसते हुए अंदर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वाकई में वापस आ गए हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर 5 साल के बाद वापस आ गए हो। तो ये मास्टर जो होता है ये फॉर्मेशंस बनाने का उस्ताद होता है। लूचन मास्टर लाओ को देखने के बाद कहता है कि मास्टर लाओ 5 साल गुजर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब तक तो आपको अपनी फॉर्मेशंस के स्किल्स में 6 लेवल की मास्टरी को ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैं 6 लेवल में पहुंच गया हूँ, अफसोस मैं तो अभी तक यहाँ पर 4th लेवल में ही हूँ, मैं 5th लेवल में भी नहीं पहुंच पाया। फिर साथ ही मास्टर लाओ से कहता है कि इन सभी बातों को छोड़े, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अभी जहाँ से वापस जाना होगा। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस वक्त क्राउन इस लायक नहीं है कि आप यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठ सके और इस क्राउन को वियर कर सके, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आपके फादर के बीमार होते ही यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे गद्दार ऐसे हैं जो कि अपना सर उठा रहे हैं। जबकि मास्टर मो से कहते हैं कि बुड्ढे खुसट गई कि तुम यहाँ पर हमारे हाइनेस को बेचने के बाद क्यों कर रहे हो, जबकि हमारे हाइनेस सही वक्त के ऊपर आए हैं। वो देखो यहाँ पर क्या लेकर आए हैं। वो अपने हाथ में पिल्स उसे दिखाते हैं और कहते हैं ये 6 ग्रेड की पिल्स हैं। 6 ग्रेड की पिल्स जब हम लोग अपने एम्परर को देंगे तो एम्परर जल्दी से ठीक हो जाएंगे और एम्परर के ठीक होने के बाद देखना उन सभी लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, जनरल फेंग भी शांत होकर बैठ जाएगा। तो मास्टर लाओ उसकी बात सुनने के बाद वहां पर यंग मास्टर की तरफ देखते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि ये एक 6 ग्रेड की पिल है। एक 6 ग्रेड की पिल यहाँ पर मिलियंस कॉइंस में बिकती है, जबकि ये लड़का यहाँ पर पूरा जार भरकर इतनी पिल्स लेकर आया है। पिछले 5 साल से ये लड़का कहाँ पर था और क्या कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन किस लेवल पर पहुंच चुकी है ये भी सोचने वाली बात है। तो लेकिन ये कहाँ पर था और हमें भी यहाँ पर इससे पूछना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल है जो हम इससे पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा लूचन यहाँ पर उन सभी दुश्मनों के साथ कैसे कुचलने वाला है, वो सारे दुश्मन जिन्होंने उसके बाप को पॉइजन दिया और साथ ही यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 02 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लाओ वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का पिछले 5 साल से कहां पर था और कहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, इसका कल्टीवेशन लेवल फिलहाल के लिए कितना हो चुका है और साथ ही इतने सारे गिफ्ट्स ये कहां पर से लेकर आया है। तो हमारा लूचन जो पिल लेकर आया था वो पिल उनके फादर को खिला दी जाती है और उसके फादर के पिल खाने के बाद इसी के साथ उसका असर उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो मास्टर मो कहता है कि 3 दिन के बाद हमारे एम्परर जो है उठकर खड़े हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारा लूचन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर फादर
का इलाज शुरू हो चुका है, तो अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर हुआ क्या है, कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर इसके खिलाफ हो गए और कौन कौन हमारी डायनेस्टी के खिलाफ है, कौन गद्दार है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ। और सेम टाइम के ऊपर में दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर विलन्स बैठे होते हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर एक बंदा आता है और आकर उन्हें सब कुछ बताता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ। वो बताता है कि लू चैन वापस आ गया है और लू चैन ने वापस आने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर हमारे काफी सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया है। तो फ्लाइंग स्नेक सेक्टर के मास्टर का नाम ली ही होता है, तो उसे कहता है कि मास्टर ली ही, उस लड़के का नाम लू चैन है और हमें लगता है कि वो हमारा प्रिंस लू चैन है जिसने यहाँ पर हमारे 31 लोगों की जान ली है। उस रेस्टोरेंट के अंदर उन सभी लोगों को उसने मारा है। तो वहां पर सामने गद्दी के ऊपर इंसीडियस सेक्टर का मास्टर ज़ैंग बैठा होता है। ज़ैंग से कहता है क्या तुम वाकई में इस बार में श्योर हो कि वो लू चैन ही था। लू चैन जो कि एम्परर का बेटा है, एम्परर का बेटा जहाँ पर 5 साल पहले गायब हो गया था, वो अचानक से वापस आया और वापस आने के बाद उसने हमारे 31 लोगों की जान ले ली। तो ली ही उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो उस लड़के के बारे में सुना था कि उसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का शौक था और वो कभी प्रैक्टिस भी नहीं करता था, उसने कभी मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस नहीं की थी। और यही वजह है कि उसे यहाँ पर पैलेस के अंदर से निकाल दिया गया था। 5 साल के बाद जब वो वापस आया है तो यहाँ पर आने के बाद वो एक जीनियस बन चुका है। मैं इस बात को कैसे मान लूं, जबकि जनरल फेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में काफी ज्यादा सोचने वाली है। तो जनरल फेंग उन लोगों से कहता है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक जीनियस जो कभी पैदा जीनियस नहीं हुआ था वो कभी भी एक जीनियस नहीं बन सकता। तो हमारे सामने तो सिर्फ एक दुश्मन है जिसको हम लोग यहाँ पर काट देंगे, उस लड़के को भी मार दिया जाएगा। तो ली ही उनसे कहता है कि जनरल फेंग जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर लू चैन इतना भी टैलेंटेड नहीं है और चाहे उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया हो वो यहाँ पर आपके बेटे फेंग टैंग जितना तो बिल्कुल भी महान नहीं होगा। जब आपका बेटा फेंग टैंग वापस आएगा तो वापस आने के बाद वो खुद उस लू चैन को मार डालेगा। ज़ैंग कोई कहता है कि उस लड़के के वापस आने का क्या ही फायदा है जबकि उसके बाप को यहाँ पर किंग जियांग ने स्कॉर्पियन किंग पॉइजन दिया है और उस पॉइजन का तोड़ से कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। हमारी पूरी डाकी डायनेस्टी के अंदर 6 लेवल की पिल कहीं पर भी उसे नहीं मिलेगी जिससे वो अपने बाप का इलाज कर सके और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर मर जाएगा। मुझे लगता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन है। जबकि जनरल फेंग उनसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 3 दिन के बाद जब यहाँ पर एम्परर मर जाएगा तो एम्परर के मरने के बाद ये पूरे का पूरा किंगडम जो है ये लू किंगडम से फेंग किंगडम बन जाएगा क्योंकि मैं इस किंगडम का नया किंग बन जाऊंगा। जबकि सेम टाइम के पर दूसरी तरफ मास्टर मोर मास्टर लाओ जो होते हैं हमारे लू चैन को वहां पर सारी स्टोरी बता रहे होते हैं कि यहाँ पर इन 5 मास्टर्स ने मिलकर ये सब कुछ किया है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि अब जबकि मेरे फादर जो कभी पावरफुल एम्परर हुआ करते थे उन्हें पॉइजन देकर बीमार कर दिया गया है, इसी वजह से ये 5 यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पर रोकने वाला कोई और है भी नहीं। तो मां लू चैन इसी के साथ अपने पास एक फॉर्मेशन का सेट निकालता है और मास्टर लाओ को देते हुए कहता है कि मास्टर लाओ ये एक 6 ग्रेड की फॉर्मेशन है जो किलिंग फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि स्वर्ड फॉर्मेशन को तुम यहाँ पर एक्टिवेट करो, इसे सीखने के बाद पूरे सेक्टर पूरे पैलेस के इर्द गिर्द से एक्टिवेट कर दो। मैं यहाँ पर शिकार पर निकलने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फादर के जागने से पहले मैं इन 5 मास्टर्स को मार डालूंगा, उन 5 को जहाँ पर बुलाया जाएगा स्वर्ड फॉर्मेशन के अंदर उन्हें लाकर मार डालूंगा। फिर साथ ही वो अपने पास से पिल्स निकालता और वहां पर जनरल को देता और कहता है कि अपने सभी सोल्जर्स को ये पिल्स दे दो ताकि वो खाकर अपने लेवल को अप कर सकें। इसके अंदर हाई ग्रेड की पिल्स और सभी सोल्जर्स के लिए एक एक पिल है और वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रिंस इतनी सारी चीजें कहां से लेकर आए हैं। और साथ ही वहां लू चैन जो होता है वहां से बाहर निकलता और कहता है कि अब रही बात यहाँ पर उन 5 मास्टर्स को यहाँ तक लेकर आने की, तो ये भी एक सवाल है। अब मैं उन 5 मास्टर्स को पैलेस की किलिंग फॉर्मेशन के अंदर लेकर आऊंगा ताकि उन 5 मास्टर्स को मारा जा सके। तो वहां लू चैन जैसे वहां पर पैलेस के अंदर से बाहर निकलता है दोनों बुढ़े मास्टरों से कहता है कि जो हाइनेस प्लीज बाहर जाने के बाद अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लगता है कि अभी तक यहाँ पर फ्लाइंग स्नेक सेक्टर के लोगों ने आपके ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेज भी दिया होगा। तुम्हारा लू चैन जब गलियों में चलकर जा रहा था तो वहां पर फ्लाइंग स्नेक सेक्टर के लोगों को दिखाता है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को हाइड करके वो छतू के ऊपर वहां पर उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहता है कि हमें इस लड़के का पीछा करना होगा। जैसे ये किसी ऐसी गली में पहुंचेगा जहां पर आसपास कोई भी ना हो, हम वहीं पर इस लड़के को मार डालेंगे। अगर इसको मार दिया तो फिर हमें सेक्टर मास्टर से इनाम भी मिलेगा। तुम्हारा लू चैन कहता है कि ये कमीने लोग जहां पर मेरा पीछा कर रहे हैं, लगता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो इससे पहले कि ये लोग मुझे मारें तो चलो देखते हैं कि ये लोग मेरा पीछा भी कर पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ में लू चैन जो होता है गली मुड़ता है और जब वो गली मुड़ता है तो वो खाली गली होती है। तो सभी जो उसका पीछा करने वाले होते हैं बड़ी तेजी के साथ वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि इसी गली के अंदर इसको मार डालते हैं। लेकिन जैसे वो उस गली में निकलते हैं तो तुम्हारा लू चैन वहां पर से गायब हो चुका होता है। तो लू चैन तो वहां पर नहीं होता, लेकिन वहीं पर से एक भिखारी जो होता है वो बड़ी गंदी सी शक्ल लेकर गुजर कर जा रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो कहां पर चला गया। तो एक बाकी सभी से कहता है कि सभी लोग आसपास फैल जाओ, लगता है कि उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे, वो यहीं कहीं पर छुपा होगा, उसे ढूंढ निकालो और उसके बाद से मार डालेंगे। जबकि मां लू चैन जो होता है वहीं पर से गुजर कर जा रहा होता है, कहता है कि इन कमीनों को क्या लगता है कि 5 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ मजे करता रहा हूं, नहीं मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्किल सीखे। उन स्किल्स में से एक स्किल अपना रूप बदलने का भी था। मैं इस तरह से अपना रूप बदल सकता हूं कि कोई मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पाएगा, चाहे वो किसी हायर लेवल पर क्यों ना हो। और इसी के साथ में लू चैन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपना बेस
बदलकर उनसे अपनी जान छुड़वा ली है। तो चलो जल्दी से अब यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पर उन पांचों को लाने के बारे में सोचना होगा कि उन पांचों मास्टर्स को कैसे पैलेस के अंदर लाया जाए। तो अगर मैं यहाँ पर उन पांचों के बेटों को मार डालता हूँ तो उसके बाद वो गुस्सा होंगे और गुस्सा होने के बाद हमारे पैलेस के अंदर डायरेक्टली आ जाएंगे जहां पर हमने किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। तो मुझे एक एक करके उन सभी के यंग मास्टर यानी उन सभी के बेटों को मारना होगा, तभी वो गुस्सा होंगे। और इसी के साथ ही लू चेन कहता है तो सबसे पहले यहाँ पर किसको मारा जाए। तो लू चेन कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर फ्लैंक स्नेक सेक्टर के मास्टर ली हाउ के बेटे को मारते हैं। उसका बेटा ली हाई जो है वो काफी ज्यादा कमीना और एक ठरकी किस्म का इंसान है जो कि हफ्ते में 7 में से 6 दिन जो होता है वो ब्रोथल में गुजारता है। और मुझे पता है कि इस वक्त वो कौन से ब्रोथल में होगा, एक वैश्यखाने के अंदर मजे कर रहा होगा। तो हमारा लू जो होता है इसी के साथ ही वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद निकल कर जा रहा होता है तो एक लड़की जो कि उससे सर्विस देने के लिए जा रही होती है तो वो उसके पास से गुजर कर जाती है। जबकि लू चेन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर इसका काम तमाम कर दिया है तो इसकी मार्शल आर्ट्स वाकई में बहुत ज्यादा पिटीफुल थी, क्योंकि ये सारा टाइम यहाँ पर लड़कियों के साथ गुजारता है। इसी वजह से इसकी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा वीक है और उसे लगा था कि अपने बाप के सेक्टर की गद्दी के ऊपर बैठकर मजे करेगा। लेकिन अफसोस कि इसके बाप ने मेरे साथ पंगा ले लिया। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है दरवाजा खोलकर अंदर आती है और कहती है कि यंग मास्टर ली ही मैं यहाँ पर तैयार होकर आ गई हूँ, मैं नहा धोकर आई हूँ, चलो यहाँ पर फिर से शुरू करते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर आती है तो वो देखकर घबरा जाती है और एक जोरदार चीख मारती है और कहती है किसी ने यहाँ पर लिहाई को मार दिया, किसी ने लिहाई को मार दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लैक ड्रैगन अरीना का दिखाया जाता है। तो हमारा लू चेन जो होता है यहाँ पर से ब्लैक ड्रैगन अरीना की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि जहाँ पर एक तरफ लिहाई कमीना जो था वो ठरकी था, दूसरी तरफ से यहाँ पर ज़ैंग वी जो है यानी ज़ैंग कुई का बेटा जो है वो एक मार्शल आर्ट फैनेटिक है। उसे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसे अपने आप को ट्रेनिंग करना यानी कि हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे ट्रेनिंग करता रहता है। इसी वजह से उसने अपनी बॉडी को काफी अच्छा बना लिया है और यहाँ पर इस अरीना के अंदर वो किसी को भी चैलेंज करने के लिए आता है ताकि अपने स्किल्स को बेहतर कर सके। जहाँ पर भी ज़ैंग वी की फाइट चल रही होती है और यहीं पर 2 लोगों को दिखाते हैं जो कि ऊपर बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्दी एम्परर लू जो है वो मरने वाला है। तो दूसरा उसे कहता है किसी को क्या पता, क्योंकि अभी पैलेस के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो एक्टिवेटेड है। जब तक वो फॉर्मेशन एक्टिवेटेड है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एम्परर अंदर मर गया है या फिर अभी तक जिंदा है। लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि उसे यहाँ पर किंग जियांग ने पॉइजन दिया है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से हमने उसे यहाँ पर देखा भी नहीं है। साथ ही वो कहता है कि मुझे वैसे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता अगर किंग लू मर जाता है या फिर कोई नया एम्परर बन जाता है, अगर वो यहाँ पर मेरे ब्लैक अरीना के अंदर आकर मेरे बिजनेस को प्रभावित नहीं करता तो मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जो भी नया किंग बन जाए। जबकि उसके पीछे जो गार्ड खड़ा होता है वो बेस बदलकर लू चेन होता है। तो लू चेन उनकी बातें सुन रहा होता है, साथ ही वहां पर नीचे ज़ैंग वी की तरफ देखता है और कहता है देखो तो जरा इसने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया। फिर साथ उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक और लड़का जिसका नाम नी हुआ होता है वो बैठा होता है, वो भी एक जनरल का बेटा होता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि दोनों मुझे एक ही जगह के ऊपर मिल गए हैं, अब मुझे दोनों को अलग अलग जाकर ढूंढकर मारना नहीं पड़ेगा, इस कमीने को भी मैं यहीं पर मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो पांचों मास्टर्स वाकई में गुस्सा होकर इसकी किलिंग फॉर्मेशन के अंदर खुद आ जाएंगे मरने के लिए, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चेन जो होता है वो अरीना में पहुंच जाता है जहां पर ज़ैंग वी जो होता है अपनी फाइट को जीता और साथ ही वहां पर उसे नी हुआ भी मिल जाता है। वो दोनों यंग मास्टर जो हैं वो दोनों जनरल्स के बेटे हैं। तो इसी के साथ ही नी हुआ जो होता है वो ज़ैंग वी से कहता है कि तुम्हारी फिजिक दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही है। तो ज़ैंग वी से कहता है क्यों ना तुम भी यहाँ पर अरीना में और आकर मुझसे फाइट करो, फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। तो नी हुआ उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर मुझे देखकर लगता है कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूं, मुझे फूल पसंद है ना कि तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे लोग। फिर साथ उसे कहता है कि चलो कहीं पर बैठकर खाना खाते हैं। जबकि लू चेन वहां पर आता है और उसे कहता है कि माफ करना लेकिन तुम लोग आज का यहाँ पर डिनर नहीं कर पाओगे। तो नी हुआ उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि क्या बकवास हो रही है, तुम तो एक गार्ड हो, तुम यहाँ पर हम यंग मास्टर से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। जब किसी के साथ ही लू चेन जो होता है वहां पर अपना बेस बदलता है, लू चेन की शेप में आता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो नी हुआ कहता है कि ये क्या इसका किलिंग हो रहा है, इसे महसूस हो रहा है कि ये वहां पर हमारा गार्ड नहीं है बल्कि कोई असैसिन है जो कि बेस बदलकर यहाँ पर आया है। और जैसे लू चेन उसे पंच मारता है तो नी हुआ अपने पाम के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसे ब्लॉक कर लेगा, लेकिन जब वो उसके पंच को ब्लॉक करता है तो उसी के साथ दिखाता है कि उस बेचारे के बाजू के अंदर सारी हड्डियां टूट जाती हैं। तो नी हुआ की सारी हड्डियां टूटने के साथ इसी के साथ उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तो लू चेन उसे कहता है कि 5 साल में मैंने तुम्हें नहीं देखा और 5 साल के बाद अभी भी तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, आज बिल्कुल वैसे के वैसे कचरा हो। और साथ ही वो दूसरी तरफ अब ज़ैंग वी की तरफ देखता है और कहता है कि
अब तुम्हारी बारी है। तो ज़ेंग वी उसे कहता है कि तुम हो कौन? तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं पहचाना? तो वो कहता है कि तुम तो लू चैन हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मैं ही लू चैन हूँ। तो ज़ेंग वी उसे कहता है कि 5 साल पहले तक तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हुआ करते थे जिसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ मस्ती करना आता था, लेकिन आज तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर आए हो और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करके मजा आएगा। मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है और साथ ही वो अपने हाथ में वहां पर अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसका नाम किलिंग ब्लड टॉक्सिक वेव होता है उसको यूज करता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा लू चैन जो होता है वो भी बड़ी तेजी के साथ उसकी टॉक्सिक वेव को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ आता है, यानी अपनी पाम के साथ आगे बढ़ता है और जाकर उसे गले से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ज़ेंग वी की जो टेक्निक होती है हमारे लू चैन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती और हमारा लू चैन जो होता है उसे गले से पकड़ता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी लेवल की टॉक्सिक टेक्निक जो थी वो तो बेकार थी। और साथ ही वहां पर उसका गला दबाते हुए कहता है कि एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो हमारा लू चैन वहीं पर अपनी मुट्ठी बंद करता है तो उसकी गर्दन ही टूट जाती है, यानी उसकी गर्दन जो होती है उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किसी ने यहाँ पर ज़ेंग कुई के बेटे ज़ेंग वी को मार डाला और साथ ही नाई हू को भी मार डाला। इन दोनों को यहाँ पर किसी ने मार दिया है। अब तो यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जबकि एक उनमें से उसे पहचान लेता है और कहता है ये तो किंग लू का बेटा लू चैन है, यानी कि ये हमारा प्रिंस है और हमारा होने वाला नया एम्परर है। लेकिन ये तो 5 साल पहले गायब हो गया था और इसकी कल्टीवेशन लेवल जो थी वो तो बिल्कुल बेकार थी और अब यहाँ पर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। तो इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है अब यहाँ पर से अगले टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है जिसका नाम ग्रीन हाउस होता है। तो वो ग्रीन हाउस बिल्डिंग के सामने पहुंचता है तो वहां पर भी 3 यंग मास्टरों से मिलने वाले हैं। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं बाकी के बचे हुए यंग मास्टर्स को भी मार डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर हमारा मिशन जो है वो कामयाब हो जाएगा। तो जब वो उनको भी मार डालता है तो सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ मास्टर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है जहां पर ज़ेंग कुई अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। एक लड़का उसे आकर बताता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है। ज़ेंग कुई कहता है बताओ क्या हुआ है, जल्दी से बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो सोल्जर उसे कहता है कि सर बुरी खबर यह है कि आपका बेटा मर चुका है, मास्टर ज़ेंग वी को मार दिया गया है और ये काम लू चैन ने किया है। सभी लोगों ने लू चैन को अपनी आंखों से वहां पर देखा आपके बेटे को मारते हुए, इसके साथ नाई हुआ भी मर गया। तुझे बात सुनती वहां पर ज़ेंग कुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि उस कमीने की हिम्मत तो देखो, उसने मेरे बेटे को मार डाला। साथ ही वहां पर एक और सोल्जर आता है और उसे आकर रिपोर्ट देता है और कहता है कि मास्टर ली हाई आपका बेटा भी मर चुका है। साथ ही वहां पर एक और सोल्जर आता है और आकर उन्हें बताता है कि सर प्लीज यहाँ पर माफ करिएगा लेकिन एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, ग्रीन हाउस के अंदर आप जनरल्स के 3 बेटे थे वो भी मारे गए हैं। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे बेटों को मारने की। वो सभी एल्डर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा होता है कि अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे वहां पर हमें उस एम्परर पैलेस की फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर क्यों ना घुसना पड़े, हम उसकी फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जाएंगे और सबसे पहले जाकर उस लू चैन को मार डालेंगे, फिर साथ उसके बाप को भी मार डालेंगे। हम यहाँ पर और 3 दिन तक बिल्कुल वेट नहीं करने वाले। उस कमीने ने यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी किया, हमारे बेटों को मारकर हम उसका बदला लेंगे। और वो सभी लोग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अपने घर की छत तोड़कर सीधा एम्परर पैलेस की तरफ चले जाते हैं और कहता है कि लू चैन जल्दी से बाहर निकलो, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आज हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हैं। तो चारों मास्टर्स जो होते हैं वो ऊपर हवा में मौजूद होते हैं और कहता है कि लू चैन बाहर निकलो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा लू चैन वहां पर अपने मास्टर्स के साथ नीचे खड़ा होता है। तुम्हारा लू चैन कहता है देखो ये लोग तो यहाँ पर आ गए, मैंने कहा था ना अगर इनके बेटों को मारूंगा तो ये लोग जरूर हमारी फॉर्मेशन में फंसने के लिए आएंगे। तो ज़ेंग कुई चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कमीने कहीं कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर था, तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुमने इतना कमजोर बेटा पैदा किया, इस तरह के बेटों को तो मारी जाना चाहिए। और इसी के साथ ही लू चैन उसे कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े हो तो क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर नीचे और आकर मुझे मार कर दिखाओ। जैसे वो ये बात कहता है तो ज़ेंग कुई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एम्परर पैलेस की फॉर्मेशन तुम्हें बचा पाएगी? नहीं, हम लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ डालेंगे और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद हम अंदर घुसेंगे, तुम्हें मारेंगे, साथ में तुम्हारे सभी सबऑर्डिनेट्स और तुम्हारे बाप को भी मार डालेंगे। और इसी के साथ ही जैसे ही वहां पर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन टूट जाती है। तो मास्टर ज़ेंग कुई बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर निकली, हम लोग तो ऐसे ही यहाँ पर डर रहे थे कि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। और फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद मास्टर ज़ेंग कुई बड़ी तेजी के साथ हमारे लू चैन के करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। जबकि हमारा लू चैन जो होता है इसी के साथ ही वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो किलिंग फॉर्मेशन उसने वहां पर बिछाई थी। तो लू चैन जैसे वहां पर स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है वहां पर बहुत सारी स्वर्ड्स निकल आती हैं। ये सारी की सारी बहुत ही पावरफुल 6 लेवल की रे फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर से बहुत सारी स्वर्ड्स निकलती है। तो ज़ेंग कुई कहता है कि ये क्या, यहाँ पर एक स्वर्ड फॉर्मेशन कहां से आ गई? इससे पहले तो यहाँ पर कोई किलिंग स्वर्ड फॉर्मेशन नहीं थी। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि यही तो मेरा प्लान था, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो स्वर्ड्स को आगे की तरफ फेंकता है तो स्वर्ड्स बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई सीधी जाकर ज़ेंग कुई की बॉडी के अंदर दंस जाती हैं और ज़ेंग कुई एक ही झटके में वहां पर मर जाता है। तो इसी के साथ ही ली हुआ जो होता है वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा वरना हम लोग भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन से मारे जाएंगे। तो लू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता। साथ ही अपनी स्वर्ड्स को उनके
की तरफ मोड़ता है तो वहां पर ली हुआ और साथ में उसके दूसरे जो एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर हमारे पर तरस खाओ। ये सारे का सारा जनरल फेंग चैंगलिंग का काम था, उसने यहाँ पर हमें अपने बहकाव में ले लिया। उसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर उसका साथ देंगे तो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हारा लू चैन कहता है कि लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुमने यहाँ पर किंगडम ऑफ लू से गद्दारी करके बहुत ही बड़ी गलती की और अब यहाँ पर तुम सभी को सजाए मौत दी जा रही है। और वो सभी एल्डर्स को मार डालता है। तो उन सभी एल्डर्स के मरने के बाद मां लू जो होता है रॉयल पैलेस के अंदर 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि उसका फादर जो होता है वो खांसते हुए उठ जाता है। तो फादर कहता है कि क्या मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा हूँ? तो मास्टर मो से कहता है कि हाँ योर हाइनेस आप अभी तक जिंदा हैं। तो एम्परर से कहते हैं कि ओल्ड मो यहाँ पर हुआ क्या? मैं कितने दिनों से यहाँ पर कोमा में था, मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन था, उस पॉइजन को रिलीज करने के लिए तुमने यहाँ पर क्या किया? क्या तुमने कोई खास किस्म की पिल या मेडिसिन बनाई है? तो मास्टर मो से कहते हैं कि कहा मास्टर, मैं यहाँ पर आपके लिए कौन सी पिल बनाऊंगा, मैं तो बस एक कमजोर सा एल्केमिस्ट हूँ। यहाँ पर आपके बेटे लू चैन ने वापस आकर हमें 6 ग्रेड की पिल्स दी थी जिसकी वजह से आपको हील किया जा सके और आपको डिटॉक्सिफाई किया जा चुका है। और इसी के साथ ही एम्परर जो होता है वो जल्दी से उठकर जाहिर के ऊपर देखते हैं और कहता है क्या मेरा बेटा लू चैन वापस आ गया? तुम्हारा लू चैन अंदर आता है और उसे कहता है कि बूढ़े घुसट क्या तुम ठीक हो? तो फादर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम घर छोड़कर भाग गए थे और आज यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गया कि तुम यहाँ पर फिर से वापस आ गए हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि बूढ़े घुसट कहीं कि अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आता तो फिर मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर मर चुका होता, शुक्र करो कि मैंने वापस आकर तुम्हारी जान बचा ली है। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे हर वक्त फोर्स किया करते थे, तुम मुझे कल्टीवेशन करने पर कहते थे कि ये करो वो करो, प्रैक्टिस करो, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करो, और तुम यहाँ पर हर वक्त मुझे टॉर्चर करते थे जो मुझे करना नहीं था, यानी कि मुझे कल्टीवेट करना ही नहीं था। इसी वजह से मैं घर छोड़कर भाग गया था। और बुड्ढे घुसट उस वक्त तुम मुझे क्या कहते थे? तुम कहते थे कि अगर मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा, मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा तो फिर हमारा लू किंगडम जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक नौसिखिए के हाथ में चला जाएगा और उसके बाद लू किंगडम तबाह बर्बाद हो जाएगा, लोग हमारे पर अटैक कर देंगे। लेकिन अब मैं वापस आया हूँ तो वापस आने के बाद क्या देख रहा हूँ, तुमने यहाँ पर क्या उखाड़ लिया? तुम्हारे रहते हुए भी यहाँ पर हमारा किंगडम बुरी तरह से मुसीबत में आ चुका है। तो फादर उसकी बातें सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या व्यवहार करते थे और आज यहाँ पर देखो अपनी हालत देखो। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर दादाजी जिंदा होते तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो खुद ही कहता है कि काश कोई मुझे मार डाले और मैं खुद ही अपनी कब्र के अंदर जाकर लेट जाऊं, क्योंकि तुमने यहाँ पर दादाजी की भी नाक कटवा दी है। तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बावजूद पॉइजन की वजह से बीमार बिस्तर पर पड़े और तुम्हारी वजह से हमारा पूरे का पूरा किंगडम फैंग किंगडम में बदलने वाला था। उसकी बातें सुनने के बाद फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते और कहते हैं कि तुम पक्का यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए वापिस आए हो। जबकि मां लू चैन जो होता है अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि फादर पूरे 18 साल तक तुम मुझे बातें सुनाते रहे कि कल्टीवेट करो, ये करो वो करो, लेकिन अब फाइनली मेरी बारी है तुम्हें बताने, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मां लू चैन यहाँ पर बताएगा कि 5 साल तक वो कहाँ पर था और क्या कुछ प्रैक्टिस करता रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लू चैन अपने डैड की इंसल्ट किए जा रहा था और कहता है कि तुम तो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे लेकिन तुमने यहाँ पर क्या ही उखाड़ लिया, देखो तुम्हारी वजह से पूरा किंगडम अब यहाँ पर खतरे में है और किंगडम का नाम भी चेंज होने वाला है। तो इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है वहां पर अपने बारे में बताता है कि आज से 18 साल पहले, यानी कि इस वक्त उसकी उम्र 18 साल है, तो वो कहता है 18 साल पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की वजह से मैं मर गया था और वहां पर मरने के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहां पर से इनकार्नेट होने के बाद मैं यहाँ पर एक बच्चे की बॉडी के अंदर दोबारा से पैदा हो गया, यानी कि यहाँ पर आने के बाद किंग लू के घर एक बेटे की सूरत में पैदा हुआ। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे इस बार यहाँ पर हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली लाइफ में हार्डवर्क की वजह से मरा था। तो यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ मजे ही मजे थे, क्योंकि मैं एम्परर का बेटा था, मैं किंग का बेटा होने के नाते यहाँ पर जैसा चाहे वैसे इंजॉय कर सकता था, खाना पीना सब कुछ था मेरे पास, ऐशो आराम और साथ में लड़कियां, सब कुछ इंजॉय कर रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे डैड ने मेरे पास जोर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर नया किंग बनना है तो उसके लिए मुझे कल्टीवेट करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने यहाँ पर घर छोड़कर भागने का फैसला किया ताकि मैं जाकर किसी दूसरी जगह के ऊपर आराम की जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन जैसे मैं वहां से बाहर निकला तो मेरे सामने वहां पर 5 मास्टर्स अपीयर हुई, 5 बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल मास्टर्स अपीयर हुई और जिन्होंने आकर मुझसे कहा कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल है, यानी कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से वो मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहती है। और 5 मास्टर्स ने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद मुझे अलग अलग ट्रेनिंग दी। तो उनमें से सबसे पहली मास्टर जिसका
जिसका नाम मास्टर सू है। मास्टर सू जो है वो ग्रीन डोमेन की मास्टर और एक बहुत ही पावरफुल डोमिनेटिंग औरत है और मैं यहाँ पर उसके पास से काफी कुछ सीखा था, जिनमें से सबसे ज्यादा तो पैसा, यानी कि उसके पास बहुत सारा ढेरों सारा पैसा है, इतना पैसा है कि पैसे को पानी की तरह बहाती है। यानी कि मैं जब उसके साथ था, उसका डिसाइपल था, उस वक्त मुझे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। और उसके बाद वो कहता है कि दूसरी मास्टर का नाम याओ जी है जो कि याओची होली लैंड की मास्टर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोल्ड और एटीट्यूड वाली थी और उसने यहाँ पर मुझे एक जूनियर सिस्टर भी दी थी जिसके साथ मैं यहाँ पर जी बार का डुअल कल्टीवेट कर सकता था। और फिर साथ ही वो कहता है कि और तीसरी मास्टर जो है, तीसरी मास्टर का नाम की जीरो है। मास्टर की जीरो जी की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस मिजाज वाली है, यानी कि वो कभी हंसती भी नहीं है और ना ही उसने यहाँ पर कभी मुझे हंसने दिया। लेकिन मुझे उसके कल्टीवेट करने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते थे क्योंकि वो कभी मेरे हाथ बांध देती थी और कभी मेरा मुंह बांध देती थी। तो चौथे नंबर पर मेरी ब्यूटीफुल मास्टर आती है जिसका नाम मास्टर हुडी है और वो एक कैलकेमिस्ट थी, यानी कि उसे यहाँ पर मेडिसिन बनाने और पिल्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और इसी तरह वो बहुत सारी ढेरों सारी बहुत सारी अजीबोगरीब पिल्स बनाती रहती है और उसने मुझे एल्केमी सिखाई। फिर साथ ही वो कहता है कि पांचवी मास्टर का नाम मास्टर जियान था और मास्टर जियान जो थी उसे फॉर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ पता था। वो बहुत सारी किलिंग फॉर्मेशंस और इस तरह की अरे फॉर्मेशंस बना सकती थी और उसने मुझे यहाँ पर फॉर्मेशंस के बारे में सिखाया। लू चेन कहता है तो इन सभी पांचों मास्टर के पास मैं रह कर आया हूँ, 5 साल तक मैं पांचों मास्टर के पास था और उन्होंने यहाँ पर वापस आते वक्त मुझे बहुत कुछ दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन किंग लू के पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर किंग लू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत तो देखो, अब यहाँ पर उसकी जुबान इतनी लंबी हो गई है कि वो अपने बाप के सामने इस तरह से बातें करेगा। तो मास्टर मो से कहता है कि प्लीज सर यहाँ पर शांत हो जाए, आप यहाँ पर इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते, पास में आप ही तो यहाँ पर उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा करते थे, आप यहाँ पर उसे कहते थे कि कल्टीवेट करते रहो। और मुझे लगता है कि वही पास की नफरत अभी भी उसके दिल में है जिसकी वजह से वो आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा था। तो इसी के साथ किंग उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि यहाँ पर जब मैं बेहोश था उस वक्त इस लड़के ने पीछे से क्या क्या किया है। तो मास्टर मो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि इस लड़के ने यहाँ पर पीछे से क्या कुछ किया है। और वो जब सारी बात बताते हैं तो किंग लू कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़के के पास यहाँ पर इतने खास ट्रेजर्स कहाँ से आ सकते हैं, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी यहाँ पर वो फर्स्ट लेवल के ऊपर ही है, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन लेवल को देखकर तो लगता है कि वो भी शुरुआती दौर में है, लेकिन तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि उसने यहाँ पर तुम्हें 6 लेवल की पिल्स दी और साथ ही उसने यहाँ पर 6 लेवल की रे फॉर्मेशन दी जो कि किलिंग फॉर्मेशन थी। तो मास्टर मो कहते हैं कि हाँ हमारे हाईनेस ने ये सब कुछ हमें दिया था और मुझे लगता है कि उसके पास तो भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये बात सुनने के बाद फादर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा अमीर निकला, यानी उसके पास यहाँ पर इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए इतने पैसे हैं। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने यहाँ पर उन सभी मास्टर्स को मार डाला और साथ ही उन सभी मास्टर्स के बेटों को भी मार डाला जो कि यहाँ पर हमारे किंगडम ऑफ लू के खिलाफ जा रहे थे और यहाँ पर गद्दारी कर रहे थे, और ऊपर से उन लोगों को जिनकी कल्टीवेशन लेवल भी उसके कल्टीवेशन लेवल से डबल थी। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से जहां पर माय लूचन का रूम होता है वहां पर से जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती हुई दिखाई देती है। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो मास्टर मो कहता है कहीं वहां पर हमारा प्रिंस जो है वो ब्रेक थ्रू तो नहीं कर रहा। तो माय लूचन वाकई में वहां पर बैठकर ब्रेक थ्रू कर रहा था। तो लूचन कल्टीवेट कर रहा था, कल्टीवेशन के दौरान उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के रिलीज होने के बाद माय लू कहता है लो मैंने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। फाइनली मैं यहाँ पर मैरो वॉशिंग राम से निकलकर अब यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा लूचन जो होता है हमें 10 राम्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन की 10 लेवल्स होते हैं, आगे जाकर आपको उन सभी लेवल्स के बारे में पता चलेगा। और इसी के साथ ही मां लूचन जो होता है वहां पर कहता है कि चलो अब यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि मेरी कल्टीवेशन लेवल जो कि मेरी मास्टर ने मुझे दी थी वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो मां लूचन कहता है कि मेरी एक मास्टर ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी एनर्जी के साथ अपनी कल्टीवेशन को कट ऑफ करता हूँ और उसके बाद बार बार इसको ब्रेक थ्रू करता तो मेरी ट्रांसेंडेंट राम जो है वो बाकी सभी लोगों की ट्रांसेंडेंट राम से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तो लूचन अपने हाथ में एनर्जी बीम की एक तलवार बनाता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर दंसाकर अपनी कल्टीवेशन को एबॉलिश करता है। फिर साथ ही वहां पर पिल खाता है, अपने आप को हील करता है, फिर से वहां पर ब्रेक थ्रू करता है। तो मां लूचन जो होता है यहाँ पर पूरे 9 बार करता है क्योंकि उसकी मास्टर ने जैसे उसे प्रोसीजर बताया था बिल्कुल वैसे वो यहाँ पर 9 बार करने के बाद ब्रेक थ्रू कर लेता है। और 3 दिन के बाद मां लूचन जो होता है अपने रूम से बाहर निकलता है। तो मास्टर मोर मास्टर लाओ दोनों वहां पर सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो मां लूचन उसे कहता है कि मास्टर जू मास्टर लाओ आप लोग यहाँ पर मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी है, अभी मैं यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में पहुंचा और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके आगे भी पहुंचूंगा। तो मास्टर लाओ से कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे थे उस वक्त आपका ऑरा रिलीज हुआ था और आपका ऑरा जो है वो आसपास के 10 किलोमीटर तक फैला होगा और मुझे लगता है कि आपके दुश्मन जो है उनको भी इस बारे में पता चल गया होगा, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई यहाँ पर आता ही होगा। तो मां लूचन कहता है कि हाँ ने दो उन सभी लोगों को यहाँ पर आने दो, जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसी के साथ ही मां लूचन जो होता है वहां पर अपनी कल्टीवेशन मेथड के बारे में बता रहा
रहा होता है कि कैसे वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और किस तरह से अपनी डाक को यहाँ पर अबॉलिश करने के बाद दोबारा से ब्रेक थ्रू कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद उसके फादर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि यार पिछले 5 साल से तुम क्या करते रहे हो जिसकी वजह से तुम इस लेवल तक पहुंच चुके हो और तुमने ये सारी की सारी नॉलेज कहां से हासिल की है। तो वहां लू चैन उसे कहता है कि बस अब यही समझ लें कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर को ज्वाइन किया था जहां पर मेरी मास्टर के पास बहुत सारी फॉर्मेशंस बनाने की नॉलेज थी। मास्टर ने बहुत सारी फॉर्मेशंस और बहुत सारे फ्लैग्स निकालकर मेरे सामने रख दी और कहता है कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के बीच में ना आ सके। तो वो हमारे लू चैन से कहते हैं कि तुम्हें बस कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करना होगा ताकि तुम यहाँ पर मैरो वॉशिंग राम से निकलकर ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच सको, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 9 बार उस तरीके को पूरा करना होगा जो तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक बार अगर तुम यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू कर जाते हो तो उसके बाद में यहाँ पर से तुम्हें अगली मास्टर याओ के पास भेजूंगी जहां पर वो तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग के मेथड सिखाएंगे जिसके बाद तुम अपनी बॉडी को यहाँ पर हायर लेवल पर रिफाइन करके इसे यहाँ पर टेम्पर कर सकोगे। तो फादर बड़ी ध्यान के साथ उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है कि बस आप ये समझे कि वो एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर था यहाँ तक कि उस सेक्टर के जो गार्ड्स थे उन गार्ड्स की पावर लेवल भी फादर आपसे ज्यादा थी और वो आपको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद फादर फिर से वहां पर गुस्सा आते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। फिर साथ उसे कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किंग राम का मास्टर यहाँ पर हमारे डोमेन के अंदर एंटर हुआ है। यहाँ पर किंग लू को जिसका ऑरा महसूस होता है वो यहाँ पर टैंग फैंग का मास्टर होता है। तो टैंग फैंग अपने साथ वहां पर अपने मास्टर को लेकर आया होता है ताकि वो अपने फादर यानी जनरल फैंग के बिहाफ पर बदला ले सके। तो मास्टर जब वहां पर आते हैं तो उसे कहता है कि मास्टर आपका ऑरा इतना पावरफुल है, मुझे लगता है कि दुश्मन को भी आपके ऑरा के बारे में पता चल गया होगा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसका मास्टर उसे कहता है कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब यहाँ पर एम्परर लू को तो अपनी गद्दी के ऊपर से हटना ही पड़ेगा। अब जबकि मैं यहाँ पर खुद आ चुका हूँ तो मैं एम्परर लू को उसकी गद्दी के ऊपर से हटाकर तुम्हारे फादर को गद्दी के ऊपर बिठा दूंगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पर लू किंगडम का नाम चेंज होकर फैंग किंगडम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर हिकियान यहाँ पर माय लू चैन को हरा पाएंगे क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल किंग राम के मास्टर हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंग फैंग का मास्टर जो होता है वहां पर पहुंच आता है। तो मास्टर हिकियान वहां पर आने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एम्परर लू को तो आज यहाँ पर मरना होगा। किंग लू के मरने के बाद यहाँ पर तुम्हारे फादर जनरल फैंग अब यहाँ पर इस कंट्री के नए किंग बन जाएंगे। तो टैंग फैंग उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर इस ट्राइबल की बात मानने के बाद उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जबकि जनरल फैंग अपने बेटे से कहता है कि फैंग टैंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से ये काम हो जाने के बाद तुम अपने मास्टर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना ताकि अपने मास्टर का नाम रोशन करने के लिए तुम बहुत ज्यादा आगे जा सको जहां पर उनका नाम रोशन कर सको। मास्टर हिकियान रॉयल पैलेस के ऊपर आने के बाद चिल्लाकर कहता है कि लू ज़ेंगहेंग कहां पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वहां लू चैन वहां पर नीचे खड़ा होता है, चिल्लाकर उसे कहता है कौन जहां पर बुड्ढा खूसड़ा कर शोर मचा रहा है। तो वहां लू चैन उसे कहता है कि सुबह सुबह का वक्त और तुम यहाँ पर आकर क्यों भौंक रहे हो। तो ये बात सुनती मास्टर हिकियान कहता है कि ये बच्चा कहां पर से आया है। फिर साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पर किंग लू से बात करने के लिए, तुम्हारे जैसे कचरे से बात करने का मेरे पास समय नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि मास्टर मो से कहता है कि आप यहाँ पर जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो यहाँ के प्रिंस लू चैन है और आप यहाँ पर हमारे किंग से फिलहाल के लिए भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी हैं और अब बाद में आइएगा। तो ये बात सुनते ही हमारे मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। मास्टर हिकियान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक जोनशान राम के एक बहुत ही कमजोर से इंसान और मेरे सामने यहाँ पर बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी आंखों के अंदर से वहां पर एक एनर्जी बीम छोड़ते हैं। वो एनर्जी बीम एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग प्रेशर होता है जो कि सीधा आकर मास्टर मो की आंखों के अंदर घुस जाता है। मास्टर मो वहां पर कांपना शुरू कर देते हैं, उन्हें जबरदस्त झटका लगता है तो वहां पर उनका सर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही मां लू चैन अपने पास से एक डिमोनिक नाइफ निकालता है और उस नाइफ की मदद से वहां पर उन तरंगों को काट देता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और महान एल्डर यहाँ पर एक जॉनशन राम के एल्डर को बुली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसका आपको तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। जब किसी के साथ ही एल्डर हिकियान उसके हाथ में उस डिमोनिक नाइफ को देखकर कहता है कि ये नाइफ तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये नाइफ एक बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन है और तुम्हारे पास ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि मां लू चैन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मास्टर मो से कहता है कि मास्टर मो आप यहाँ पर अभी तक कर क्या रहे हैं, हमारे घर में एक बहुत ही खास मेहमान आया है, जाएं जाकर चाय बिस्कुट का बंदोबस्त करें ताकि हम लोग यहाँ पर इसकी अच्छे से खातरतवाज़ो कर सके क्योंकि ये एक मेहमान है और हमें मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारी फॉर्मेशन के अंदर एंटर होना होगा और मुझे नहीं लगता कि हमारी फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो ये बात सुनने के
बाद मास्टर खीकियान जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहता है कि ये दोनों कमीने यहाँ पर मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं और इन्हें क्या लगता है कि मैं वहां पर नीचे नहीं उतरूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर फैटेंग फेंग से कहते हैं कि लड़के तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूं, जाकर उनसे बात करके आता हूं। जबकि जनरल फेंग वहां पर सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मास्टर हीकियान खुद वहां पर जाए। एक बार फॉर्मेशन के अंदर जाएगा तो वहां पर वो लड़का अपनी किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा, फिर पता चलेगा कि मास्टर हीकियान कितने काम के हैं। मास्टर हीकियान जो होते हैं अपने फ्लाइंग सॉसरर के ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाते हैं और कहते हैं तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब जबकि तुमने खुद यहाँ पर चाय के लिए अपने दरवाजे खोले हैं तो फिर मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए तो जरूर अंदर आऊंगा। और मास्टर हीकियान जैसे वहां पर फॉर्मेशन के अंदर एंटर होते हैं इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है वहां पर 6 लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो वो फॉर्मेशन को जब एक्टिवेट करता है तो बहुत सारी तलवारें निकलती है और मास्टर के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो मास्टर कहता है कि ये तो की जू स्वर्ड फॉर्मेशन है, 6 लेवल की फॉर्मेशन, तुम्हारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन स्किल कहां से आया? क्योंकि ये एक बहुत ही हाई ग्रेड की फॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे लू किंगडम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लू किंगडम एक लो लेवल का किंगडम है। तो इसी के साथ ही लू चैन उसे कहता है कि बस देख लो हमारे पास यहाँ पर ये पावरफुल फॉर्मेशन है और क्या तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे? तो मास्टर हीकियान उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं तो फॉर्मेशन की तलवारें वहीं पर टूट जाती हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम इस फॉर्मेशन की तलवारों की मदद से यहाँ पर मास्टर हीकियान को हरा पाओगे और बच जाओगे? तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी एक 5th लेवल की फॉर्मेशन को क्या तोड़ दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बाकी की सारी फॉर्मेशन को तोड़कर मेरे तक पहुंच पाओगे? और इसी के साथ में लू चैन उसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेशंस है, इतनी फॉर्मेशंस है कि तुम उन्हें तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, लेकिन मेरे पास से फॉर्मेशंस खत्म नहीं होंगी। और साथ ही वो अपने पास से सोल फ्लैग्स निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सारे के सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं जिनकी मदद से मैं जितनी चाहे उतनी फॉर्मेशंस बना सकता हूं और मैं ऐसी बहुत सारी निकाल सकता हूं। और साथ ही वहां पर फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा लू चैन कहता है अगर तुम एक को तोड़ोगे तो मैं 7 लेकर आऊंगा, 7 को तोड़ोगे 50 लेकर आऊंगा, 1000 लेकर आऊंगा और 10,000 लेकर आऊंगा, यानी कि मेरी फॉर्मेशंस नहीं खत्म होंगी, लेकिन तुम यहाँ पर थक जाओगे। और इसी के साथ में लू चैन अपनी फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करता जाता है, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर हीकियान जो होते हैं उसकी फॉर्मेशंस को तोड़ रहे होते हैं और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतनी फॉर्मेशंस कैसे हो सकती हैं? अगर तुम इस एक फॉर्मेशन को भी जाकर मार्केट में बेचोगे तो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे और तुम यहाँ पर जितनी फॉर्मेशंस निकाल रहे हो ये तो यहाँ पर करोड़ों स्पिरिट स्टोन्स की बनती हैं, यानी कि कई मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बनेंगी। तुम्हारा लू चैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरा अपने गरीबों वाले चेहरे की तरफ तो देखो, तुमने कर दी ना यहाँ पर गरीबों वाली बात, ये फॉर्मेशंस तो मेरे सामने कुछ भी नहीं और तुम यहाँ पर इनके पैसे गिन रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर हीकियान उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे हो, तुम्हारे पास इतनी सारी फॉर्मेशंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तुम यहाँ पर जो कह रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा फॉर्मेशंस निकाल पाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद भी अभी भी यहाँ पर हमारे लू चैन के पास फॉर्मेशंस खत्म नहीं हो रही होती, जबकि हमारा लू चैन वहां पर नीचे कुर्सी लगाकर बड़े आराम से ऐनक लगाकर लेटा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम अभी यहाँ पर थक चुके हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि अब तुम यहाँ पर फॉर्मेशंस को उतनी तेजी के साथ नहीं तोड़ पा रहे, मेरी फॉर्मेशंस तो खत्म नहीं होंगी और तुम यहाँ पर फॉर्मेशंस के अंदर ट्रैप हो जाओगे। पहले अगर मुझे यहाँ पर ये कहो कि लू चैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जबकि टैंग फैंग भी चलाकर उसे कहता है कि तुम मेरे मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर की इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि फैंग टैंग तुम तो जरा अपनी तरफ देखो, तुम कितने बड़े बेशर्म हो, तुम्हारा मास्टर फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है, पिछले 2 घंटे से फॉर्मेशन से जूझ रहा है, लेकिन तुम साइड के ऊपर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर को बचाने के लिए मुझसे माफी की भीख मांगनी चाहिए? अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है कि तुम अपने मास्टर को बचा सकते हो तो फिर जल्दी से आओ और आकर मेरे सामने माफी की भीख मांगो। फिर मैं ये कहूँ कि मास्टर हीकियान तुम्हारे जैसा डिसाइपल डिजर्व नहीं करते। तो ये बात सुनने के बाद हीकियान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारा लू चैन कहता है तो फिर यहाँ पर नीचे आओ और नीचे आकर मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, यहाँ पर कहो कि लू चैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। अगर तुम 100 बार ऐसा कहते हो तो फिर मैं तुम्हारे मास्टर को छोड़ दूंगा। क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर के लिए करने को तैयार हो? क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन देखते हैं कि क्या तुम अपने मास्टर के लिए यहाँ पर ये करोगे या नहीं करोगे। तो फैंग टैंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं यहाँ पर ये करने को तैयार हूँ, मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी करूंगा। और साथ ही वो घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए पूरे 100 बार भी यहाँ पर ये कहने को तैयार हूँ और अपना सर झुकाने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना सर जो होता है ग्राउंड के ऊपर मारना स्टार्ट करता है। साथ उसे कहता है कि लू चैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और इसी के साथ ही लू चैन जो होता है अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा समय लगने वाला है। और साथ ही वो सोच रहा था कि आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं यहाँ पर इस लड़के को ग्राउंड के ऊपर अपना माथा रगड़ते हुए मेरी तारीफ करते हुए देखूंगा। और दूसरी तरफ से
से मास्टर ही कियान को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप देखूंगा, शो एंजॉय करूंगा। तो इसी के साथ ही फैंग टैंग वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और बार बार उसे एक ही जुमला कहना होता है कि लू चैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये कमीना मुझसे क्या करवा रहा है, ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन जब मेरे मास्टर आजाद हो जाएंगे मैं मौका देकर इस लड़के को मार डालूंगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी धीमी आवाज में क्यों कह रहे हो, जरा चिल्ला कर कहो, आसपास के सभी लोगों को आवाज आनी चाहिए। और साथ ही मां लू चैन अपना खाना एंजॉय करना शुरू कर देता है, जबकि फैंग टैंग वहां पर चिल्लाकर कहता है कि लू चैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जब वो चिल्लाकर कहता है तो पैलेस के बाहर के लोग भी उसकी आवाज सुनते हैं और कहते हैं ये आवाज तो टैंग फैंग की है, लेकिन टैंग फैंग यहाँ पर चिल्लाकर ये क्यों कह रहा है कि लू चैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर ही कियान और फैंग टैंग क्या हमारा लू चैन इन दोनों को जाने देगा या दोनों को मार डालेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि टैंग फैंग उसे कहता है कि मैंने जहां पर 100 बार नोट आउट पूरा कर लिया है, अब जहां पर मेरे मास्टर को जाने दो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारे मास्टर को क्यों जाने दूं, तुमने अभी तक जहां पर ठीक तरह से ग्राउंड को भी क्रैक नहीं किया, तुम जहां पर पूरी श्रद्धा के साथ जहां पर ये नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि दोबारा से ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू करो, दोबारा से 100 तक गिनती गिनो, तब मैं तुम्हारे मास्टर को जाने दूंगा। तो फैंग टैंग उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने अल्फाज से पीछे कैसे हट सकते हो, तुमने कहा था कि 100 बार करना है, मैंने यहाँ पर 100 बार किया, अब जहाँ पर मेरे मास्टर को जाने दो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे आम लोगों के लिए मैं यहाँ पर अपने वादे क्यों पूरे करने लगा और साथ ही अपने अल्फाज पर पूरा क्यों उतरूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर ही कियान जो होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास एंडलेस फॉर्मेशंस हो सकती है। मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी फॉर्मेशंस को तोड़ डालूंगा। और साथ ही वहां पर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेशंस को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यहाँ पर फॉर्मेशंस को तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशंस खत्म नहीं होने वाली, मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेशंस है। ये फॉर्मेशन जो तुम्हारी नजर में यहाँ पर मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की है, मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, क्योंकि मेरी मास्टर ने कचरा समझकर इन सभी को फेंक दिया था। और इसी के साथ उसके फादर पीछे से निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर रिसोर्सेज को इस तरह से वेस्ट करना बंद करो, तुम यहाँ पर इन कीमती फॉर्मेशंस को इस तरह से जाया नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारा पैसा आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर फालतू में इन सारी चीजों को जाया कर दो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि फादर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 5th लेवल की फॉर्मेशंस हैं और यहाँ पर इससे कुछ ही पैसे बनते हैं, यानी कि ये कुछ ही पैसों की फॉर्मेशंस हैं, मेरी नजर में सिर्फ कचरा है। क्योंकि मेरी मास्टर ने जब लास्ट टाइम मुझे ये फॉर्मेशंस दी थी तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से इनको थ्रो किया था जैसे कि कोई टॉयलेट पेपर्स को थ्रो करता है, यानी मेरी मास्टर की नजर में 5th लेवल की फॉर्मेशंस की कोई औकात ही नहीं है। जबकि फादर गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर अपने पैसे वेस्ट करना बंद करो, इन फॉर्मेशंस को रोको। और इसी के साथ में लू चैन कहता है अच्छा ठीक है फादर, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, और साथ ही अपनी फॉर्मेशंस को वहां पर टर्न ऑफ कर देता है और उन्हें वापस बुला लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर ही कियान नीचे उतरते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो एम्परर लू से कहते हैं कि तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास्टर ही कियान तुम यहाँ पर बिना वजह के तो बिल्कुल भी नहीं आए होगे। तो इसी के साथ ही मास्टर ही कियान जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसके कमीने लड़के ने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से यहाँ पर देखो तो ये कमीना मेरे साथ कितनी तमीज के साथ बात कर रहा है, जबकि इसे अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो पहले जब मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं निकला और अपने बेटे को जानबूझकर मेरी इंसल्ट करने दी। तो मास्टर ही कियान उसे कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट लेकर आया हूँ, यानी कि मैं एम्परर की तरफ से, एम्परर की तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। और साथ ही वो अपने पास से मैसेज निकालता और कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें समझ आएगी जब मैं यहाँ पर ये मैसेज तुम्हारे सामने पढ़ने वाला हूँ, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन एम्परर की इस रेडिट के बारे में मुझे पहले से पता है कि उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और साथ ही वो उस पेपर को ओपन करता है, तो जैसे ही वहां पर वो पेपर को ओपन करता है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां पर हमारा जो एम्परर की होता है, यानी कि इस कंट्री इस डायनेस्टी का जो एम्परर है, एम्परर की का एक इम्प्रिंट उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो ये एक किस्म का लाइव मैसेज होता है जिसके अंदर से हमारे एम्परर की का एक इम्प्रिंट बाहर निकलता है और वो सिचुएशन के हिसाब से वहां पर बात भी कर सकता है। तो जैसे वो इम्प्रिंट वहां पर से बाहर निकलता है तो एम्परर लू के सामने घुटने टेक देते हैं और मास्टर ही कियान भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं, वो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ही एम्परर की कहता है कि लू जेंग हैंग मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एडिक्ट भेजा है, यानी मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मैसेज भिजवाया, उस मैसेज के मुताबिक तुम्हें यहाँ पर इमीडिएटली ये काम करना होगा, तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ना होगा और आज के बाद से लू किंगडम का नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही वहां पर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उन्हें बीच में आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट यानी कि जो मैसेज भेजा गया है इसे तो यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म के रेशमी कपड़े के ऊपर लिखा गया है, ये टॉयलेट पेपर के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा क्योंकि ये कपड़ा काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसी के साथ एम्परर की भी वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि मां लू चैन जो होता है उस पेपर को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और उसे वहां पर काटने के बारे में सोच रहा होता है ताकि उसके साथ टॉयलेट पेपर
बनाया जा सके। तो एम्परर कीटियान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि ये कौन कमीना है जो यहाँ पर आकर मेरे इंपीरियल मैसेज को बीच में रोक रहा है। और साथ ही से क्या लगता है कि ये इंपीरियल एडिक्ट को यानी कि इस मैसेज के कपड़े को टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज कर सकता है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, एम्परर कीटियान के मैसेज को बीच में टोककर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जब किसी के साथ ही फादर लूच होता है, बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते और कहता है कि लूचन बेटा बचो, ये तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही लूचन अपने डीमन डैगर को यूज करते बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ एक स्लैश लगाता है और उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि उस पेपर को काट देता है। जब पेपर कट जाता है तो एम्परर कीटियान की सेंसेस भी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन एम्परर कीटियान जाते वक्त उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर एम्परर कीटियान के भेजे हुए मैसेज के 2 टुकड़े करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पहले तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कंट्री का नाम बदलना था, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे कंट्री का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम के मास्टर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मार सकते हो? अगर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आकर मुझे मार कर दिखाओ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन की स्टेट पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर की जो होता है अपनी गद्दी के ऊपर बैठा होता है। वो बहुत गुस्सा आ जाता है, चिल्लाकर कहता है आखिर उस कमीने ने यहाँ पर मेरे इंपीरियल एडिक्ट को टॉयलेट पेपर घाट, साथ उसने मेरी इंसल्ट कर दी। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ ही वहां पर से वो एक मैसेज भिजवाता है और कहता है किंग वू जल्दी से आकर मुझे यहाँ पर मिलो। जबकि पैलेस के बाहर के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि ये एम्परर को किसने गुस्सा दिला दिया। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ हमें लू पैलेस का सीन दिखाते हैं कि वहां पर बाहर एक मॉन्क होता है। वो मॉन्क जब ये देखता है कि माय लूचैन ने एम्परर कीटियान को गुस्सा दिला दिया है, तो इसी के साथ ही वो बेचारा बहुत ज्यादा डर कर लोगों से कहता है कि बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। तो लोग उसे कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एम्परर कीटियान हमारे पूरे के पूरे किंगडम को बर्बाद कर देंगे? तो वो मॉन्क उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने पहले कभी कोई वार नहीं देखी, लेकिन मैं पहले ये सब कुछ देख चुका हूँ। एम्परर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि एम्परर कीटियान पहले कभी लू किंगडम में नहीं गया, लेकिन मैं एक बार पहले इनकी फाइट देख चुका हूँ। एक बार एम्परर जान और एम्परर कीटियान दोनों की आपस में फाइट हुई थी। उन दोनों की फाइट में एम्परर कीटियान उस फाइट को जीत तो गया था, लेकिन उन दोनों की फाइट के आफ्टर मैसेज उनकी पावरफुल शॉक्स वेव्स जो थी इतनी पावरफुल थी कि आसपास के गांव उजड़ के और बहुत सारे लोग मारे गए। अगर यहाँ पर कोई एम्परर आता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, किसी से भी फाइट करता है, तो आसपास के लोग बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होने वाले और बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। यही समझो कि यहाँ पर खून की नदियां बहने वाली हैं। और दूसरी तरफ पैलेस का सीन दिखा है जहाँ पर मास्टर हीकियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। पहले तो यहाँ पर जनरल फैंग को इस किंगडम का नया किंग बनाया जा रहा था, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और तुमने यहाँ पर एम्परर की इंसल्ट किया, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंग लू वहां पर बीच में आ जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए हीकियान को पीछे की तरफ झटक देते हैं। जबकि मास्टर हीकियान पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उसे कहते हैं कि लू ज़ेंगहेंग, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर क्या कर दिया है? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा छोटा सा लू कंट्री यहाँ पर एम्परर कीटियान के गुस्से को सह पाएगा? और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे को बस ऐसे ही मरने दूंगा? अगर यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद भी क्यों ना चलाए, तभी मैं यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए उससे फाइट करूंगा। तो हीकियान उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा, इसे तो यहाँ पर मरा हुए समझो, तुम यहाँ पर अपने बेटे को दोबारा से पैदा कर सकते हो, यानी कि अगर ये मर जाएगा तो नया पैदा कर लेना। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर लू स्टेट पूरे का पूरा कंट्री बर्बाद हो गया तो नया कंट्री कैसे बनाओगे? और साथ उसे कहता है कि अपने बेटे लूचैन को मेरे साथ भेजो, मैं इसे जाकर एम्परर कीटियान के सामने पेश करूंगा, जहां पर वो अपने हाथों से इसकी गर्दन काटेंगे। तो हो सकता है कि उनका गुस्सा शांत हो जाए और उसके बाद माय लू स्टेट के सभी लोगों की जान बच जाएगी। तो लू किंग उसे कहते हैं कि अगर कोई बाप यहाँ पर अपने बेटे को छोड़ दे तो वो किस किस्म का बाप हुआ? मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी से भी फाइट करने को तैयार हूँ। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर मेरे कंट्री से दफा हो जाओ, चाहे यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर उससे भी फाइट करूंगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक फाइट करूंगा ताकि अपने बच्चे की रक्षा की जा सके। तुम यहाँ पर एम्परर कीटियान के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो, जाओ जाकर उससे बात करो, जाकर उससे माफी की भीख मांगो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो मास्टर हीकियान उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर अपनी बात पर अटक गए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम ही यहाँ पर लू किंगडम के आखिरी किंग हो, कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर पूरे का पूरा लू किंगडम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एम्परर कीटियान खुद यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आएगा और पूरे किंगडम को तबाह करने के लिए आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर हीकियान बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। उससे के साथ उसे कहते हैं कि तुम्हारा लू किंगडम तो खत्म, क्योंकि तुमने यहाँ पर एम्परर कीटियान के साथ पंगा ले लिया, तुम्हारे बेटे ने गलती कर दी। जबकि फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपने बेटे का सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगा, वो तो सिर्फ एक एम्परर कीटियान है और तुम जाकर उसके तलवे चाटो, मैं यहाँ पर किसी एम्परर के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। जबकि मां लूचन जो था अपने फादर से कहता है कि फादर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास यहाँ पर उस एम्परर से निमटने का एक तरीका है। जबकि साइड के ऊपर से टैंग फैंग जो होता है उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी थे, जो तुम हमारे हाथ से बच गए, मास्टर हीकियान के हाथ से बच गए, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। एम्परर कीटियान के यहाँ पर आने के बाद तुम अपने ये टोटके उसके सामने नहीं यूज कर पाओगे, वो तुम्हें एक ही झटके में मार डालेगा और साथ ही तुम्हारे पूरे के पूरे लू किंगडम को बर्बाद कर देगा। तो लूचन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसी एम्परर के हमें बर्बाद करने के बारे में बाद में बात करना, पहले यहाँ पर अपने सर की तरफ देखो, ग्राउंड पर सर मार मार कर तुम्हारा सर किस तरह से सूजा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमसे बात करने की। और इसी के साथ ही टैंग फैंग उसे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर हमारे सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, जब एम्परर यहाँ पर आएंगे उसके बाद देखना, मैं खुद यहाँ पर देखने के लिए आऊंगा कि कैसे तुम उसके सामने माफी की भीख मांगते हो और कैसे उसके तलवे चाटते हो। तुम्हारा लूचन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से क्यों भाग कर जाऊंगा, हम लोग इस वक्त अपने कंट्री में है, ये कंट्री हमारा है और हम लोग यहाँ पर इस कंट्री की प्रोटेक्शन करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर है। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक एम्परर राम के मास्टर से डरने वाले, हम किसी एम्परर राम के मास्टर से बिल्कुल भी नहीं डरते। और इसी के साथ ही टैंग फैंग उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम यहाँ पर दिन में सपने देख रहे हो, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर खुदकुशी कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एम्परर कीटियान के हाथ से मरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं यहाँ पर खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और साथ ही मां लूचन उसे कहता है कि खुदकुशी करने की बजाय क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ से मर जाऊं, अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करते हैं बिना अपनी कल्टीवेशन पावर को यूज किए, हम अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को यूज नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करके देखते हैं दोनों में से कौन यहाँ पर जीतेगा। तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटीज है कि तुम बिना पावर के यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा हायर है, तो अब जल्दी से आगे बढ़ो और आकर मुझसे फाइट करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सोल्जर की मौत मरना चाहता हूँ, ना कि यहाँ पर किसी एम्परर कीटियान के हाथ से कुत्ते की मौत मरूं। तो ये बात सुनने के बाद फादर उसे कहता है कि बेटा ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऊंचे उड़ रहे हो, तुमने यहाँ पर चलो एम्परर कीटियान के उस तलिस्मान उस पेपर के साथ जो कुछ भी करना था वो कर दिया, लेकिन फैंग टैंग का कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है, वो कभी यहाँ पर लू कंट्री का सबसे बड़ा जीनियस था और अभी भी वो यहाँ का नंबर 1 जीनियस है। तुम्हारा लूचन कहता है कि नंबर 1 जीनियस था, लेकिन अब यहाँ पर नंबर 1 जीनियस के चेंज होने का वक्त आ चुका है। और साथ ही मां लूचन जो था वहां पर आगे बढ़ता और कहता है कि बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरी शर्तों को मानोगे। तो फैंग टैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा और मास्टर हीकियान के साथ तुमने जो कुछ भी किया है उसका बदला भी यहाँ पर ले लूंगा, तुमने मेरे मास्टर की इंसल्ट की है। और साथ ही उसे कहता है कि साथ ही एडिशन में मैं यहाँ पर तुमसे यही कहूंगा कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बाद में ये कहो कि मैंने तुम्हें बुली किया। और जैसे वहां पर उसे कह रहा था कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना, अभी वो बात ही कर रहा होता है किसी के साथ, उसका सर जो होता है वो सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाता है, यानी कि हमारा लूचन जो होता है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे भी गुजर जाता है और उसका सर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर कट कर गिर जाता है। तो लूचन कहता है कि तुम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मुझे फुल स्ट्रेंथ को यूज करना है, क्या तुम इस लायक भी हो कि मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूँ, तुम्हारे खिलाफ मुझे सिर्फ 1% पावर को यूज करने की जरूरत पड़ी है। और इसी के साथ ही उसके फादर जो होते हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और साथ ही मास्टर हीकियान भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि एक का बेटा और एक का स्टूडेंट है। जबकि किंग लू जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, ये लड़का इस फाइट को इतनी जल्दी कैसे जीत गया, हम लोग तो अभी देख रहे थे कि फाइट कब स्टार्ट होगी, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर इस लड़के को इतनी आसानी से हरा दिया, फैंग टैंग को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि लू किंगडम में यही अब नंबर 1 जीनियस है। तुम्हारा लूचन जो होता है फैंग टैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारे फादर ने यहाँ पर मेरे बाप के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी, उसी वक्त यहाँ पर तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लग गया था, तुम्हें और तुम्हारे फादर को तो यहाँ पर मरना ही था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी वापस खुद ही मरने के लिए चले आओगे। तो जनरल फैंग जो होते हैं अपने बेटे की डेड बॉडी के पास ही बैठ जाते हैं, वहां पर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ वहां लूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कमीने कहीं के मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसी के साथ ही एम्परर लू जो होते हैं अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने तुम यहाँ पर मेरे बेटे को मार पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूं, मैं अभी तक जिंदा हूं। और वो दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं। तो जैसे ही वहां पर किंग लू के ऊपर अटैक करते हैं तो किंग लू का पावर लेवल जो होता है वो जनरल फैंग से ज्यादा होता है। जनरल फैंग उसके साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, जहां पर मास्टर हीकियान खड़े होते हैं। तो मास्टर हीकियान से कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें, आपके डिसाइपल को मार दिया गया है, क्या आप अपने डिसाइपल की मौत का बदला नहीं लेंगे। तो मास्टर हीकियान उसे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हारा बेटा जो मेरा डिसाइपल था वो बिल्कुल बेकार था, मैं किसी
बेकार बच्चे के लिए इस फालतू की फाइट में क्यों पड़ूंगा, जबकि वैसे भी यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद आकर पूरे के पूरे कंट्री को बर्बाद कर देगा और लू हैंगजैंग और उसका बेटा तो यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हैं और इसी के साथ ही वहां पर से भागकर चला जाता है। तो ये देखने के बाद जनरल फैंग कहता है कमीना डरपोक कहीं का, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर अपने डिसाइपल के लिए इसका बदला लेगा, लेकिन ये कमीना तो यहाँ पर से भागकर चला गया और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक इंसान हो जो यहाँ पर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। और उसके बाद तो फिर से अपने बेटे की डेड बॉडी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे बच्चे प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इस कंट्री का नया किंग बन जाऊंगा और उसके बाद तुम इस कंट्री के प्रिंस बनोगे, लेकिन अफसोस कि मेरी वजह से पहले तुम यहाँ पर मर गए। लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में अकेले नहीं जाने दे सकता, तुम वहां पर बोर नहीं हो, इसी वजह से मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो अपना हाथ अपनी बॉडी के तंसाकर अपने हार्ट को रप्चर कर देता और खुद भी वहीं पर मर जाता। और मरने से पहले वहां पर उनसे कहता है कि लू ज़ैंग, तुमने और तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर एम्परर कीटियान को गुस्सा दिलाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एम्परर कीटियान के खिलाफ टिक पाओगे, क्योंकि एक एम्परर जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल होता है और वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद तुम्हें मार डालेगा, मैं हेल में तुम्हारा वेट करूंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हेल में हमारा वेट मत करना, क्योंकि हमें गर्मी बहुत ज्यादा बुरी लगती है, हमें हीट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से तुम अकेले अपने बेटे के साथ वहां पर जाकर एंजॉय करो, जबकि हम लोग एम्परर कीटियान को तुम्हारे पास वहां पर भेज देंगे। जनरल लू के मरने के साथ किंग लू के खिलाफ जितने लोगों ने यहाँ पर बगावत की थी वो सारे के सारे अब यहाँ पर मर चुके हैं, तो इनके जो लू कंट्री के अंदर के जो मसले थे वो सारे तो हल हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर उससे भी बड़ी क़यामत आ रही है, यानी कि एम्परर कीटियान जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, या तो वो खुद आएगा या फिर अपने लोगों को भेजेगा। और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फादर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि एम्परर कीटियान कितना पावरफुल इंसान है, वो एक इंपीरियल राम का मास्टर है और यहाँ पर आने के बाद वो वाकई में पूरे कंट्री को बर्बाद कर देगा। तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, क्या तुम वाकई में उस पेपर को टॉयलेट पेपर की तौर पर यूज करने वाले थे, तुम्हें वहां पर ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। तो किंग लू से कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम दोनों अपना सामान पैक करें और आज यहाँ पर से किसी माउंटेन के ऊपर किसी छोटे से गांव के अंदर जाकर रहेंगे, हम आज के बाद से अब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और वहां पर जाकर हमेशा छुप कर रहेंगे, कभी एम्परर कीटियान हमें ढूंढ ना पाए। तुम्हारा लूचन से कहता है बुड्ढे क्रूसेड अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम का मास्टर है, तुम्हें यहाँ पर इतना डर क्यों लग रहा है, हम लोग बड़ी आसानी के साथ उसको हरा सकते हैं। एक बार जब मैं यहाँ पर एम्परर कीटियान को मार डालूंगा तो उसके बाद फादर तुम्हारा पोजीशन लेवल जो और ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम यहाँ पर इस पूरी डायनेस्टी के नए एम्परर बन जाओगे, जरा सोच कर देखो। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि फादर मैं यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एम्परर कीटियान को मारने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, यानी मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग उसको मार सकते हैं और उसके बाद तुम नए एम्परर बन सकते हो। जरा सोच कर देखो, जब तुम एम्परर बन जाओगे तो मैं यहाँ पर प्रिंस बन जाऊंगा और हम दोनों के स्टेटस बहुत ज्यादा हायर हो जाएंगे। तो फादर उसे कहता है कि बच्चे ये बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक एम्परर राम के मास्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम्हें पता भी है कि एम्परर राम तक पहुंचने के लिए बीच में कितनी सारी राम्स आती हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा पावर लेवल उससे कम से कम 4 लेवल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एम्परर कीटियान वहां पर क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ पर अपने किसी बंदे को भेजने वाला है इनको मारने के लिए या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फादर जो होता है वो लूचन से कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, वो एम्परर राम का एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जबकि हम लोग अभी तक किंग राम में भी नहीं पहुंच पाए। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैंने यहाँ पर उसके खिलाफ वार डिक्लेयर किया तो फिर मेरे पास यहाँ पर उसको हराने का तरीका भी होगा। और साइड के ऊपर उनका जनरल आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने पिल सभी लोगों में बांट दी और सभी लोगों ने उन पिल्स को खा भी लिया है। और साथ ही उसे बताता है कि हमारे बहुत सारे पैलेस गार्ड्स ऐसे हैं जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद इस वक्त मैरो वाशिंग राम में पहुंच चुके हैं। जो लोग मैरो वाशिंग राम में थे वो लोग ब्रेक थ्रू करने के बाद ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच गए हैं और में जो बेस्ट थे वो लोग इस वक्त यानशान राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तुम्हारा लूचन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता था कि इस पिल के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, लेकिन लगता है कि पिछले कई सालों से तुम लोग भी यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे जिसकी वजह से एक ही पिल खाने के बाद काफी सारे लोग ऐसे जो कि यानशान राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर उसे कहता है कि योर हाइनेस आप यहाँ पर बस इसी तरह से यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं, हमें इस तरह की पिल कहाँ से मिलने वाली थी, हम तो सारी जिंदगी उसी लेवल पे फंसे रहते जिस लेवल के ऊपर थे। जबकि फादर पीछे खड़े वहां पर हिसाब लगा रहे होते हैं कि हमारे पास कितने सोल्जर्स हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, इनमें से एक पिल जो है वो 2 मिलियन की बिकती है, अगर ब्लैक मार्केट में बेचे तो 4 से 5 मिलियन की बिकती है। अगर मैं यहाँ पर सारे सोल्जर्स को
देखूं कि हमारे पास कितने सोल्जर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर सोल्जर्स को काउंट करूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 9000 सोल्जर्स हैं। और अगर 9000 को यहाँ पर इन पिल्स के साथ डिवाइड किया जाए, 9000 पिल्स का हिसाब लगाया जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर कम से कम 16 बिलियन की पिल्स जो है 16 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स की पिल्स यहाँ पर सोल्जर्स में बांट दी हैं। तो इसी के साथ ही फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि मां लूचन अभी जनरल से बात कर रहा होता है, तो वो उसे कहता है कि लड़के मेरी बात सुनो। तो मां लूचन पीछे घूमता और कहता है कि फादर तुम्हें क्या हो गया। तो वो किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, पैसे क्या पेड़ के ऊपर उगते हैं। तुमने यहाँ पर 16 बिलियन स्पिरिट स्टोन का नुकसान कर दिया। तुमने इतनी सारी पिल्स यहाँ पर आम सोल्जर्स में बांट दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम यहाँ पर इस तरह से उड़ा सकते हो। तो मां लूचन कहता है कि फादर तुम्हें हो क्या गया है। आज यहाँ पर उन सोल्जर्स का लेवल अप हुआ है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो फादर उसे कहता है कि हमारी आने वाली 18 पुश्तें यहाँ पर बैठकर इस पैसे के साथ एंजॉय कर सकती थी जितना तुमने यहाँ पर सोल्जर्स पर वेस्ट कर दिया। तो हमारा लूचन उसे कहता है कि फादर ये सारे का सारा पैसा मेरा अपना है, मैं किसी से उधार लेकर नहीं आया, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर हमसे पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा। इसी के साथ ही हमारा लूचन जो होता है वहां पर अपने फादर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि फादर मैं इस बात में भूल ही गया था, मैं तुम्हें यहाँ पर यह दिखाना चाहता था, एम्परर कीटियान से फाइट करने के लिए मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है, मेरे पास एक समाधान है और ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन टेक्निक है। ये टेक्निक अगर तुम सीख लेते हो तो इस टेक्निक के साथ तुम एम्परर कीटियान को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। और साथ ही उसके सामने वहां पर 2 होली बुक्स निकाल कर रखता है और कहता है ये दोनों होली लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं। क्या तुम्हें पता है कि एम्परर राम जो है वो होली मार्शल आर्ट्स के नाम से भी कम है। अगर तुम यहाँ पर इन दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हो तो उसके बाद एम्परर कीटियान को हराना तो बहुत ज्यादा आसान है। एम्परर कीटियान तो क्या तुम यहाँ पर होली राम के मास्टर को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। तो फादर उसे कहता है कि होली मार्शल आर्ट्स तुम्हारे पास कहां से आई, ये बहुत ही पावरफुल लेवल की मार्शल आर्ट्स हैं और तुम यहाँ पर इन बुक्स को कहां से लेकर आए हो। तो साथ ही वो लूचन से कहता है कि लूचन बेटा प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया था। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा बेटा यहाँ पर किसी के साथ ऐसे पंगा नहीं लेगा, वो काफी समझदार इंसान है जब तक कि उसके पास इसका कोई समाधान ना हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि जरा आराम से, तुम यहाँ पर मेरे कंधे दबा रहे हो, कहीं मेरे कंधे मत तोड़ देना। तो वो कहता है नहीं बच्चे, अब यहाँ पर बताओ कि तुम यहाँ पर इन दोनों होली मार्शल आर्ट्स को किसे मास्टर करवाने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों होली मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने के बाद मैं यहाँ पर एम्परर कीटियान को हरा पाऊंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर जरूर उसको हरा पाओगे, देखना तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाओगे। मेरे साथ बाहर आओ ग्राउंड में, मैं जाकर तुम्हें दिखाता हूँ कि कितनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स हैं। और दोनों वहां पर से बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं। तो फादर उसे कहता है मेरी बात सुनो, लेकिन यहाँ पर तुम 2 होली लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स तो ले आए हो। एक तो मैं पहली यहाँ पर पॉइजन की वजह से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया और मैं काफी बुरी तरह से जख्मी हूँ। और अगर यहाँ पर इन दोनों मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर भी लेता हूँ तब भी इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको प्रॉपरली पूरी तरह से मास्टर कर पाऊंगा। और मैं अभी मेरा पावर लेवल काफी ज्यादा लो है, तो मैं उस लेवल की पावर्स को रिलीज नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि एम्परर कीटियान खुद अगर यहाँ पर नहीं आया तो वो यहाँ पर किंग राम के मास्टर्स को भेजेगा, एक या फिर 2 किंग राम के मास्टर्स को यहाँ पर भेज सकता है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 क्या यहाँ पर 4 भी किंग राम के मास्टर्स आ जाएं तब भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से उनको हरा सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और साथ ही वहां लूचन वहां पर होली मार्शल आर्ट्स की एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम होता है ब्रोकन स्टार फिंगर, वो उस टेक्निक को यूज करता है और कहता है ये होली मार्शल आर्ट्स है ब्रोकन स्टार फिंगर, जिसमें आप यहाँ पर अपनी उंगली की मदद से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वहां लूचन जो होता है अपनी उंगली के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए आसमान की तरफ उंगली करता है, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा मीटरराइट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। तो वो लूचन के पीछे आकर मीटरराइट गिरता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो फादर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तुम्हारा लूचन कहता है कि फादर अब तुम यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में क्या सोचते हो, अगर इस टेक्निक को यूज किया जाए किंग राम के मास्टर के खिलाफ तो क्या वो बच पाएगा। तो मास्टर से कहते हैं कि नहीं वो तो कभी भी यहाँ पर नहीं बच पाएगा, लेकिन तुम तो ट्रांसेंडेंट ड्राम में हो, फिर तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे सीख लिया और तुम इसे ठीक तरह से कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तुम्हारा लूचन कहता है कि मास्टर मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर को ज्वाइन किया था और वहां पर मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल मास्टर्स थी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इस तरह की टेक्निक सिखाई है और जो किताबें मैं वहीं पर से लेकर आया, मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाया। और साथ ही वहां लूचन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि बेकार बातों के बारे में बोलना बंद करो, चलो जल्दी से इस टेक्निक को यहाँ पर सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्परर कीटियान आता ही होगा, हमें उससे फाइट करनी पड़ सकती है। तो उसके बाद वहां लूचन जो होता है अपने फादर को वहां पर ब्रोकन होली फिंगर टेक्निक जो है वो सिखा देता है। तो उसके फादर उस टेक्निक को सीख लेते हैं और वहां लूचन सोच रहा था कि इस टेक्निक को फादर को सिखाने के बाद उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो यहाँ पर किंग राम के मास्टर्स को बड़ी आसानी से हरा पाएगा। तो इसी के साथ ही वहां लूचन अपने फादर से कहता है तो क्या तुम रेडी हो। तो फादर उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ।
अब आने दो उन कमीनों को, देखना मैं कैसे यहाँ पर उन्हें अपनी ब्रोकन फिंगर से मार डालता हूँ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एम्परर पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर हीकियान जाते हैं और जाकर पैलेस के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज सर मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिएगा, आपने मुझे यहाँ पर एक मैसेज देकर भेजा था लू फैमिली के सामने उस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन लू फैमिली के उस कचरे बेटे ने यानी लू चैन ने आपके उस एडिट को टॉयलेट पेपर का और साथ ही आपके पेपर के इंसल्ट किया, साथ ही वहां पर आपके एडिट को भी फाड़ दिया। इसलिए प्लीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, अगर आप यहाँ पर मुझे सजा देना चाहते हो तो आप पर मुझे मार सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। और इसी के साथ यहाँ पर कीटियान गुस्से के साथ उसे कहता है कि वो कमीने लू कंट्री के लोग, उन्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उनकी लू कंट्री को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, वो बस एक छोटा सा कंट्री है और मैं यहाँ पर उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। और साथ ही वो कहता है जल्दी से कोई किंग जान और किंग शाह दोनों को यहाँ पर बुला कर लाओ। और किंग जियांग और किंग शाह को वहां पर बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम दोनों को मैं ये काम देता हूँ, 7 दिन का तुम्हारे पास समय है, 7 दिन के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम उस किंगडम के अंदर जाओ, लू किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर दो, किंग लू और उसके बेटे लू चैन दोनों को उठाकर मेरे सामने लेकर आओ, मेरे सामने वो घुटने टेकेंगे और उसके बाद वो दोनों मेरे सामने खुद सुसाइड करके अपनी जान लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है। 3 दिन के बाद यहाँ पर किंग शाह और किंग जियांग जो होते हैं वो दोनों वहां पर से किंग लू और उसके बेटे लू चैन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तुम्हारा लू चैन ऊपर की तरफ देखता और कहता है कि फादर देखो तुमने जैसा कहा था 2 किंग यहाँ पर आएंगे, वैसे यहाँ पर 2 किंग ही आए हैं। तो फादर उसे कहता है कि ये दोनों कोई आम से किंग नहीं है, बल्कि एक कमीना किंग जियांग है जिसने मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियन पॉइजन दिया था। तुम्हारी वो वाली ब्रोकन फिंगर टेक्निक और होली राम की मार्शल आर्ट्स वाली टेक्निक में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए यूज कर सकूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन दोनों को हरा पाऊंगा? तो लू चैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं फादर, ये दोनों तो कचरा है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने अभी तक ट्रू किंग राम को भी अचीव किया है, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इनको हरा पाएंगे। और आप यहाँ पर 2 मिनट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 2 मिनट में आप यहाँ पर इस जैसे कचरा किंग्स को 10 बार मार सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर किंग लू, किंग शाह और किंग जियांग की फाइट देख पाएंगे। तो पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किंग जियांग और किंग शाह को वहां पर एम्परर कीटियान की तरफ से भेजा जाता है ताकि किंग लू और उसके बेटे लू चैन दोनों को उसके सामने लाया जा सके। तो वो दोनों वहां पर कैपिटल में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग कैपिटल के अंदर पहुंचते हैं तो उसी के साथ वो पीछे देखते हैं तो उनके 3 जूनियर डिसाइपल्स होते हैं वो उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं। तो किंग जियांग कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल जो है वो भी यहाँ पर हमारे पीछे आ रहा है। तो किंग शाह उसे कहता है कि तुम्हारे दोनों जूनियर डिसाइपल्स भी यहाँ पर हमारे पीछे आ गए हैं, मुझे लगा नहीं था कि वो हमारी स्पीड को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन ये लोग तो काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। तो वहां पर 3 डिसाइपल्स होते हैं जिनमें से किंग शाह का डिसाइपल होता है जो कि शायद उसका बेटा होता है और बाकी के दोनों जूनियर डिसाइपल्स होते हैं वो किंग जियांग के साथ होते हैं। तो किंग जियांग उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि यंग टैलेंट्स को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि उनकी आउटर जनरेशन, उनकी ओल्डर जनरेशन जो है वो कैसे यहाँ पर किंग लू का खात्मा करने के लिए एम्परर कीटियान का आर्डर पूरा करती है। मुझे लगता है कि हमारे कंट्रीज का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है, स्पेशली तुम्हारा बेटा शामू तो यहाँ पर देखो वो इस वक्त जानशन राम के अर्ली स्टेजेस पे पहुंच चुका है, यानी कि अभी वो बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसके बावजूद वो जानशन राम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो मास्टर शाह से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल भी कोई कम नहीं है, तुम्हारे डिसाइपल जो है वो स्वर्ड गार्ड के पास से तालीम ले रहे हैं और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है कि उनकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। जियांग बाई और जियांग नैन दोनों यहाँ पर जानशन राम में ब्रेक थ्रू करने ही वाले हैं और इसी के साथ ही वो दोनों भी वहां पर एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। जबकि वहां पर जियांग बाई जो होता है वो शाह मुंह से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ पर हमें देखने के लिए आए हो कि हम दोनों ब्रदर्स कैसे यहाँ पर उस लड़के को मारेंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर तुम बीच में मत आना। तो शाह मुंह कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है, तुम उस लड़के लू चैन को मार लेना। तो इसी के साथ ही मां लू कहता है कि फादर इनके साथ तो 3 जोकर्स भी आए हैं और इसी के साथ ही मां लू चैन कहता है कि चाहे यहाँ पर 1000 लोग भी क्यों ना आ जाते, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो किंग जियांग कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर अभी तक ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाए ट्रांसेंडेंट राम में भी, तुम अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैरो वॉशिंग राम में और तुम यहाँ पर हमारे सामने बकवास कर रहे हो। हाय तुम हो कौन, जल्दी से जाओ जाकर लू ज़ेंगेंग को बुला कर लाओ, हम उससे बात करने के लिए आए हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हारा बाप अभी भी यहाँ पर स्कॉर्पियन पॉइजन की वजह से हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो किंग लू बाहर निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले और मुझे भी यहाँ पर तुम्हें देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, तुम मुझे बुलाना चाहते तो लो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो किंग जियांग कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह से कैसे मेरे सामने खड़े हो, किंग लू यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर स्कॉर्पियन पॉइजन था, तुमने उसे कैसे डिटॉक्सिफाई कर लिया। तो किंग जियांग उसे कहता है फिर भी इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर एम्परर कीटियान
कीटियान के साथ पंगा लिया है, तो अब यहाँ पर हमें भेजा गया है तुम्हें मारने के लिए। अब यहाँ पर अगर तुम खुदकुशी कर लेते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएं, जाकर एम्परर कीटियान के सामने पेश करें, वहां पर भी तुम्हें खुदकुशी करनी पड़ेगी। तो किंग लू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एक इंसान यहाँ पर लंबी उम्र के लिए कल्टीवेट करता है, जितना वो ब्रेक थ्रू करेगा उसे उतनी लंबी उम्र मिलेगी, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर खुदकुशी कर लूं या फिर किसी एम्परर का पालतू कुत्ता बन जाऊं तुम्हारी तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं और मेरा बेटा आजाद स्पिरिट्स हैं और हम लोग कभी यहाँ पर किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और वैसे भी एम्परर कीटियान तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम का कमीना कुत्ता है, हम लोग यहाँ पर उससे क्यों डरेंगे। तो यहीं पर शामू बीच में बोल पड़ता है। तो शामू कहता है कि तुम खुद यहाँ पर किंग राम में और तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो कि तुम एम्परर राम से नहीं डरते। मुझे लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले जाओ जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ और उसके बाद यहाँ पर एम्परर कीटियान के बारे में बात करना। और इसी के साथ ही हमारे किंग लू जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर किंग शाह अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई कि जब यहाँ पर बड़े बात कर रहे हो तब यहाँ पर बच्चों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर किंग लू अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं, क्योंकि वो किंग राम के मास्टर होते हैं और जानशान राम में शामू होता है। तो जब वो उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं तो शामू को झटका लगता है, वहां पर उस झटके की वजह से वो उस झटके के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। और इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं, तो किंग शाह आगे बढ़कर उसे वहां पर जगाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी से उठो, यहाँ पर होश में आओ। और साथ ही वो किंग लू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक जूनियर को बुली करने की। तुम किंग राम के एक महान एक्सपर्ट और तुम यहाँ पर मेरे बेटे जो कि एक जूनियर है उसके ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। तो किंग शाह इसी के साथ ही किंग लू से कहता है कि हमें किसी और जगह के ऊपर चलकर अपनी बैटल करनी चाहिए। जूनियर्स को यहाँ पर आपस में बैटल करने दो, अपने बेटे को यहीं पर छोड़ो और चलो किसी और जगह पर चलकर अपनी बैटल को कंटिन्यू करते हैं और वहीं पर जाकर तुम्हें जान से मारते हैं। तो किंग लू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी जगह चूज करोगे वहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद शामू जो होता है वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कि लड़के क्या तुम्हारा नाम लू चैन है, क्या तुम लू ज़ेंगयांग के बेटे हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मैं उसी का बेटा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुम मुझे जानते नहीं हो तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ शामू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारा बाप यहाँ पर नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा, अब तुम्हें मरना होगा। तो इसी के साथ ही हमारा लू चैन उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारा बाप थोड़ी देर पहले यहाँ पर राइटियस बात कर रहा था कि मेरा बाप किंग राम में रहते हुए यहाँ पर तुम्हें बुली कर रहा था क्योंकि तुम्हारा लेवल उससे लोअर था और अब यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा और तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो। तो शामू से कहता है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमारे दुश्मन और हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि ओहो तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा दिया, अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मेरी तो सूसू निकलने वाली है। और इसी के साथ ही जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है पंच मारने के लिए, हमारा लू चैन वहीं पर अपनी 5th लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही वो स्वर्ड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो शामू जो होता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, वहां पर उसकी स्वर्ड्स के साथ स्वर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके वहां पर उसके अटैक्स को अपने आप को बचा रहा था और कहता है तुम्हारे पास यहाँ पर की जो स्वर्ड फॉर्मेशन कहां से आ गई, तुम्हारा लू कंट्री तो एक बहुत ही छोटा कंट्री है, तुम्हारे पास यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो वरना जब मेरे डैड वापस आएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा लू चैन जो था अपने 2 सोल्जर से वहां पर कहता है कि तुम दोनों जाओ इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर इस लड़के के साथ अपनी प्रैक्टिस करो क्योंकि तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर जानशान राम में ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ये लड़का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन कहता है कि यहाँ पर हमारे सोल्जर्स को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत थी और शुक्र है कि तुम खुद यहाँ पर चलकर आ गए। जबकि शामू चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने लोअर सोल्जर्स को मुझसे फाइट करने के लिए बेचने के लिए। और दूसरी तरफ बाई और नैन जो होते हैं वो दोनों अब यहाँ पर अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमारे सीनियर ब्रदर शामू को वहां पर उसके अंदर से बाहर निकालो, उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो, नहीं तो हम दोनों भाई यहाँ पर मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारा लू चैन कहता है कि मैं तो यहाँ पर डर गया लेकिन मैं उसे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकालूंगा। तो ये बात सुनते ही जियांग नैन उसे कहता है तो कमीने कहीं के फिर तुम यहाँ पर मर सकते हो। और इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग किसके डिसाइपल हैं, हमारा मास्टर द स्वर्ड किंग है जिसका नाम जियान क्यू युई है और उसने यहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाई है। उस टेक्निक का नाम 1000 आटम स्वर्ड स्किल है और जब मैं यहाँ पर 1000 आटम स्वर्ड स्किल को यूज करूंगा उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही नैन उसे बताता है कि स्पेशल स्किल के पूरे 108 लेवल्स हैं और पिछले 10 साल में मैं यहाँ पर अपने मास्टर के नीचे यानी स्वर्ड किंग के नीचे पूरे 24 लेवल्स को मास्टर कर पाया हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी खास बात है और मैं यहाँ पर उन 24 लेवल्स को यूज करके तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो उस टेक्निक को रिलीज करता है तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, इस टेक्निक की तुम बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निक के 24 लेवल को ही मास्टर कर पाए वो पूरे 10 साल में, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। जबकि मेरी मास्टर ने मुझे सेम टेक्निक को सिखाया था, ये टेक्निक मुझे भी आती है लेकिन 3 साल में मैंने इस टेक्निक को पूरा मास्टर कर लिया। और देखो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल टेक्निक और इसकी रियल पावर क्या होती है। और वहाँ लू चैन भी वहाँ पर रियल 1000 आटम स्वर्ड स्किल को रिलीज करता है, दोनों वहाँ पर सेम टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। तो जियांग नैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने हमारी टेक्निक कहाँ से सीखी है, ये तो हमारे मास्टर की स्पेशल
स्पेशल टेक्निक है। और ऊपर से तुमने यहाँ पर इसको 108 लेवल तक कैसे मास्टर कर लिया, ये इम्पॉसिबल है। जहां तक कि हमारे मास्टर स्वर्ड किंग भी यहाँ पर इसको 108 लेवल तक मास्टर नहीं कर पाए। तुम्हारा लू चेन कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा मास्टर भी बहुत ज्यादा बेकार, वो कचरा है, और जो तुम्हें यहाँ पर 10 साल में भी उसको 108वें लेवल तक मास्टर नहीं करवा पाया। और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ हमारा लू चेन अपनी तलवारों को सामने की तरफ फेंकता है, तो कुछ तलवारें जो होती है वो जियांग नैन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि भाई यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। जियांग भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी क्या मदद करूं, तुमने देखा ना कि उसने हमारी टेक्निक को हमसे बेहतर तौर पर मास्टर किया हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। और साथ ही जियांग नैन चिल्लाकर उसे कहता है कि हमारे मास्टर इस वक्त पूरे कंट्री ऑफ की के सबसे बेस्ट तलवारबाज हैं, और वो स्वर्ड किंग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि उनके दोनों डिसाइपल्स को तुमने मार डाला है तो वो यहाँ पर लू किंगडम के अंदर आएंगे और आकर हमारी मौत का बदला लेंगे, और उस वक्त तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा लू चैन कहता है कि यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं तो फिर तुम चुपचाप यहाँ पर मर सकते हो, और जब तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आएगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। और साथ ही हमारा लू चैन अपनी तलवारों को उनकी तरफ आगे फेंक देता है, और यहीं पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दूसरी तरफ फादर जो है क्या वो उन दोनों किंगडम के मास्टर्स को हरा पाएंगे या नहीं, और उसके बाद एम्परर कीटियान क्या करेगा, क्या वो खुद यहाँ पर आएगा या फिर किसी और पावरफुल मास्टर को यहाँ पर इन्हें मारने के लिए भेजेगा। तो गाइस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग भाई और जियांग नैन जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहां पर से पहले तो भागने की कोशिश करते हैं, फिर साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ से भाग कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा हीरो जो होता है वहां पर उस स्पेशल टेक्निक जो कि वही टेक्निक जो होती है जो कि दूसरी तरफ से जियांग भाई और जियांग नैन यूज कर रहे हैं उसको 108वें लेवल तक मास्टर कर चुका है। वो दोनों के ऊपर अपनी तलवारों के साथ अटैक करता है, तो जैसे वो स्वर्ड फॉर्मेशन के साथ उनके ऊपर अटैक करता है तो वो तलवारें जो होती है उनकी बॉडी के अंदर दंसना शुरू हो जाती है, और वो दोनों ब्रदर जो होते हैं वहां पर एक दूसरे की पीठ के साथ पीठ जोड़कर खड़े होते हैं, लेकिन दोनों वहां पर तलवारों के साथ हिट होने के बाद सेम टाइम के ऊपर मर जाते हैं। उनके मरने के बाद वो दो सोल्जर जो कि वहां पर शामू के साथ फाइट करने के लिए फॉर्मेशन के अंदर गए थे वो बाहर आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होने के बावजूद भी वो शामू काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाए, हम लोग उसे नहीं हरा पाए। तो इसी के साथ वो कहता है कि हमें यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा, हमें इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि हम यहाँ पर इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। तो लू चैन कहता है कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए उस वर्ड फॉर्मेशन के अंदर भेजा था, मुझे पता था कि तुम शामू को नहीं हरा पाओगे और यहाँ पर उसे तुम्हें खुद ही हराने वाला हूं। और इसी के साथ ही फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर यानी थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर शामू जो होता है बड़ी आसानी के साथ उन सोल्जर्स को पीट रहा था और कहता है कि चाहे तुम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम लोग यूशान राम में पहुंच चुके हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको, तुम शामू को इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और वो उनको बड़ी आसानी से पीट रहा था और वो लोग उससे मार खा रहे होते हैं। तो शामू कहता है कि लू चैन यहाँ पर बस वेट करो, मैं तुम्हारी स्वर्ड फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा, तुम्हारी इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद बाहर निकलूंगा और उसके बाद देखना यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर से तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें अपनी शाह कंट्री के अंदर ले जाऊंगा जहां पर हमारी स्लेव अरीना के अंदर तुम्हें डाल दूंगा और वहां पर हर रोज तुम्हें मौत से जूझना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है कि लड़के तुम किस किस्म के हीरो हो जो यहाँ पर फॉर्मेशन बिछाकर मुझसे फाइट कर रहे हो, इस फॉर्मेशन को खत्म करो और उसके बाद मुझसे अकेले फाइट करो, फिर देखता हूं कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत पाते हो या नहीं। तो मैं लू चैन उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि तुम मेरी फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे उठाकर अपने साथ अपनी डेथ अरीना में जाकर फेंकोगे जहां पर हर रोज मुझे मौत को देखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन को क्यों खोलूं, मैं यहाँ पर तुम्हें आजाद क्यों करूं। तो शामू उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक हो जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन बनाना जानता है, जिसने मुझे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया और तुम इस फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हो। तो लू चैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के बाद इस फॉर्मेशन को ओपन कर दूंगा, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि मैं फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बेस को नहीं देखते, तुम यूशान राम में, जबकि मैं भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू ही किया है, यानी कि मेरी कल्टीवेशन लेवल तुमसे काफी ज्यादा लोअर है और तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं डरपोक हूँ यहाँ पर फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ हूँ। और इसी के साथ ही शामू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं बहुत ही जल्दी तुम्हारा बाप भी मरने वाला है, मेरे डैड जब उसको मार डालेंगे तो उसके बाद देखना तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा, वो यहाँ पर आएंगे इस फॉर्मेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। और साथ ही वहां पीछे ग्राउंड के ऊपर आकर एक डेड बॉडी गिरती है, तो जैसे ही डेड बॉडी वहां पर गिरती है तो शामू से कहता है लो तुम्हारा बुढ़ा खूसट बाप यहाँ पर मर गया है, अब जरा जल्दी से इस फॉर्मेशन को ओपन करो ताकि तुम्हें भी यहाँ पर मारा जा सके। तो शामू वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे यही लगता है कि यहाँ पर किंग जियांग और किंग शाह दोनों ने मिलकर यहाँ पर किंग लू को मार दिया है। लेकिन इसी के साथ ही लू चैन उसे कहता है कि मेरे बाप का स्किन कलर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कालिया तो तेरा बाप लगता है, जरा गौर से देख, मुझे लगता है कि ये किंग शाह है, यानी ये तुम्हारा ही बाप लगता है। और
और इसी के साथ ही शामू जो होता है जब वहां पर उसे गौर से देखता है तो वाकई में किंग शाह ही होता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे फादर ने यहाँ पर किंग शाह को कैसे मार दिया। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या सोच लिया था कि मेरा बाप इतना ही कमजोर है, वो किंग लू है और वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस जैसे कचरे से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले थे। और साथ ही वो फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करता है और कहता है कि चलो फॉर्मेशन को हटा देता हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपने बाप के लिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर रो तो लो। और फॉर्मेशन को वो ओपन करता है तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने बाप के पास चला जाता है, जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं डैड, नहीं डैड, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। और दूसरी तरफ की फाइट दिखाते हैं जहाँ पर हमारे किंग लू जो होते हैं अभी भी किंग जियांग के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो एक डेडलॉक होती है। तो इसी के साथ सोल्जर्स होते हैं वो लू चैन के पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर अब यहाँ पर क्या होगा। हमारे किंग लू जो है वो किंग जियांग के साथ काफी देर से फाइट कर रहे हैं, उन्हें काफी देर हो चुकी है उनसे फाइट करते हुए, लगता है कि ये डेडलॉक में है, यानी कि ये फाइट जो है इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे किंग लू ने यहाँ पर किंग शाह को मार दिया और अब यहाँ पर किंग जियांग की बारी है, बहुत ही जल्दी वो भी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। आज यहाँ पर जीत हमारी होने वाली है। और इसी के साथ ही किंग लू भी वहां पर नीचे उतर आते हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है लो मैंने बुड्ढे खूसट का नाम लिया और बुड्ढा तो नीचे उतर आया है। और इसी के साथ ही वहां पर किंग लू के हाथ में दिखाता है कि उन्होंने किंग जियांग को पकड़ रखा होता है, किंग जियांग भी मर चुका होता है। सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही खुश होकर कहते हैं हमारे किंग लू तो बहुत ज्यादा माइटी है, जिन्होंने यहाँ पर 2 किंग्स को मार दिया, 2 कंट्री के किंग जियांग और किंग शाह दोनों यहाँ पर इनके हाथों से मर गए हैं। और इसका मतलब यह है कि हमारे किंग लू बहुत ही महान है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ फादर अब बताओ कि तुम्हें यहाँ पर दोनों होली लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स कैसी लगी, तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि इन टेक्निक्स की मदद से यहाँ पर और किंग्स को भी मारा जा सकता है। तो फादर उसे कहता है कि टेक्निक्स तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन किंग जियांग के मरने से पहले उसने यहाँ पर मुझे एक इंजरी दी है जो कि मुझे लगता है कम से कम 15 दिन लगेंगे मुझे उसको रिकवर करने में। तो हमारा लू चैन उसे कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो अपने एक सोल्जर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर जियांग भाई और जियांग नैन के मरने की इन्फॉर्मेशन जो है वो आसपास के इलाके में फैला दो ताकि वो उनके मास्टर जियान की जुई यानी कि स्वर्ड किंग तक पहुंच जाए ताकि वो यहाँ पर आए। तो ये बात सुनने के बाद सोल्जर कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर उन दोनों डिसाइपल्स की इन्फॉर्मेशन को फैला दिया और स्वर्ड किंग को इस बारे में पता चल गया तो वो लाजमी तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। वो किंग शाह और किंग जियांग दोनों से ज्यादा पावरफुल और बहुत ही पावरफुल किंग लेवल का मास्टर है और यहाँ पर आने के बाद उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर फिर से सोच ले। तो हमारा लू चैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आए और आकर हमसे बदला ले? नहीं, मैं बल्कि यहाँ पर उसके साथ डील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद वो यहाँ पर आए, वो बदला लेने के लिए आएगा, लेकिन मैं उसे यहाँ पर अपना साथी बना लूंगा क्योंकि हमने एम्परर कीटियान से पंगा लिया और एम्परर कीटियान है तो एक बहुत ही पावरफुल एम्परर और उसके लिए हमें यहाँ पर साथियों की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्जर सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इसने उसके 2 डिसाइपल्स की जान ले ली है, इसके बावजूद स्वर्ड किंग यहाँ पर आकर हमारा सबऑर्डिनेट कैसे बनेगा? तो फादर भी उसे कहते हैं कि लड़के तुम ये सब कुछ कैसे करने वाले हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि स्वर्ड किंग यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट बनेगा और हमारा साथ देगा? तुम्हारा लू चैन कहता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्वर्ड किंग है, ऐसे छोटे मोटे स्वर्ड किंग जो है वो तो यहाँ पर हमारे आसपास घूमते फिरेंगे और इसके लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि वो यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट बन जाए। साथ ही मां लू चैन कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो फादर उसे कहता है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम फिर से यहाँ पर 3 साल या फिर 5 साल के लिए गायब होने वाले हो और तुम यहाँ पर इतना भागते क्यों हो? आज यहाँ पर हमारी पैलेस के अंदर ऐसा क्या है जिससे तुम्हें डर लगता है या फिर यहाँ पर कोई तुम्हें तंग कर रहा है? तो मां लू चैन उसे कहता है कि फादर नहीं नहीं, मैं तो अपने लिए एक सेंट ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि जाओची होली लैंड के अंदर उनकी जो सेंट लड़की है वो 20 साल की हो गई है, यानी कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा प्यारी भी है। तो मैं उस लड़की को जाकर अपने लिए नौकरानी बनाने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं उसे अपने साथ वापस लेकर आ सकूं। तो उसके फादर भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मेड की जरूरत है, तो मैं जाओची राम में जाने वाला हूँ। तो फादर चलाकर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारी एरोगेंस का तो कोई जवाब नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर कौन सी राम की बात कर रहे हो? जाओची होली लैंड एक बहुत ही पावरफुल होली लैंड और तुम यहाँ पर उनकी सेंटर्स को जो अभी भी यहाँ पर 20 साल की हुई है तुम उसे अपनी नौकरानी बनाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो सेंटर्स वहां पर चूड़ियां पहनकर बैठी होगी कि आओ और आकर मुझे अपनी नौकरानी बना लो? वो एक वॉरियर है। तुम्हारा लू चैन अपने फादर से कहता है कि वो मेरी जूनियर सिस्टर है, मैं वहां पर जाकर उसे कहूंगा कि मेरे लिए कप में ड्रिंक डाले और चाय डाले, क्या इसमें बुराई क्या है? क्योंकि वो जूनियर सिस्टर है, तो जो लड़की यहाँ पर आपके लिए चाय और वाइन डालेगी वो आपकी नौकरानी ही तो होगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जाओची होली लैंड का ही दिखाया जाता है कि हमारा लू चैन जो होता है वहां पर से अपनी नौकरानी लेने के लिए पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे लू चैन को यहाँ पर और क्या दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक सेट इतनी आसानी के साथ उसकी नौकरानी नहीं बन जाएगी।